सेल में अपन ने थोड़ी बहुत प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बात करी थी। बेसिक कंसेप्ट में इसकी अपन ने हिस्ट्री देख ली थी, ठीक है। फिर सेल थ्योरी देख ली थी, ठीक है। फिर मॉडर्न सेल थ्योरी देख ली थी। इसके बाद में सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शन थे, वो देख लिए अपन ने, ठीक है। यानी कि अपन ने उससे पहले अपन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर देखा था थोड़ा बहुत, है ना। फिर सेल के अंदर अपन ने सेल का शुरुआत में बेसिक कंसेप्ट ले लिए थे कि भाई क्या क्या कब इसकी डिस्कवरी हुई, लाइव सेल के बारे में किसने बताया, ठीक है। फिर उसके बाद में उसमें मॉडिफिकेशन किसने करे, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा, ठीक है। और ये इस करके सारा फिर पूरा ये हिस्ट्री करी अपन ने। और हिस्ट्री के बाद में फिर अपन ने थोड़ा बहुत प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करी थी, ठीक है। फिर एक्सेप्शन की बात करी थी। तो आज अपन डायग्रामेट्रिकली भी थोड़ा बहुत समझेंगे उसको, और फिर उसके बाद में फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाद में आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज का अपना टॉपिक है कि सेल जो मेनली 2 टाइप्स की होती है, किस आधार पे कि उनमें न्यूक्लियस या केंद्र कैसा है ना। तो सबसे पहले अपन ने प्रोकैरियोटा का अर्थ समझा था, है ना। और अर्थ क्या था, अपन ने निकाला था 2 शब्द इसके, प्रो प्लस कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या आदिम, जबकि कैरियन का मतलब अपन क्या लेते हैं, न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक है। इसी प्रकार इसमें यू प्लस कैरियन, यू का मतलब इसमें ट्रू और कैरियन का मतलब केंद्रक या न्यूक्लियस। अब ट्रू का मतलब अपन ने यही समझा था कि इसमें एकदम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी बाहर में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, और ऐसा न्यूक्लियोप्लाज्म देखा जाएगा। तो ये इनकी क्या है, और चूंकि ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, आगे अपन देखेंगे इसमें। तो ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनएम, और ये क्या है, डीएनए, जो कि इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। इस प्रकार से न्यूक्लियस देखा जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता कि इसमें प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक में कैसा दिखेगा, जैसे कि मान लो एक मैं प्रोकैरियोटिक सेल बना रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक साइड में इस तरीके से न्यूक्लियस पड़ा रहेगा, ये इसका ऐसा साइटोप्लाज्म देखा जाएगा, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अलावा इसमें ऐसा कुछ पार्टिकल्स है, और ये पार्टिकल्स क्या है, राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम। और ये क्या है, इसमें डीएनए, क्या है, डीएनए। इसके बाहर कुछ बाउंड्री है क्या, नहीं है, कैसे खोला ही पड़ा है। तो इसमें अपन ने एक शब्द लिखा था कि डीएनए जो है वो इसके कोशिका दरों में साइड में परिधि की तरफ इसके कोशिका झिल्ली से चिपका हुआ पाया जाता है। और इस जहां पे ये डीएनए पाया जाता है, इस रीजन को अपन ने क्या बोला था, न्यूक्लियोइड। क्या बोला था, न्यूक्लियोइड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रकाभ। क्या बोलेंगे, इसका दूसरा नाम भी क्या था, जीनोफोर। क्या नाम था, ये तो बात करी अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका की, ठीक है। अब यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम एक तरीके से कैसा बनेगा, मान के चलो किसी में एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना रहा हूं, जैसे कि ये यूकैरियोटिक में भी एनिमल सेल है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बनाऊंगा, बीच में एक न्यूक्लियस बनाऊंगा ऐसे। अब ये इस न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होती, ठीक है।
यानी कि इस प्रकार से ऐसे डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, और ये इसका क्या है, इसी प्रकार इसके बाहर भी फ्लूइड भरा रहेगा। तो अब ये तो इसकी क्या होगी, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। अब इसके अंदर ये पड़ा क्या है, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर इसके अंदर ये डीएनए है। अब चूंकि डीएनए है तो ये जो संरचना बनी हुई है मैंने बनाई है, ये क्या है, इसका केंद्रक या न्यूक्लियस, ठीक है। अब इनके अलावा अब ये देखो कंपार्टमेंट बन गया। कंपार्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे ही सेल के अंदर घुसे और भी अपन छोटे छोटे कक्ष दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें से एक न्यूक्लियस है, इसके अलावा और भी एक ऐसा कंपार्टमेंट होता है जिसको अपन माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ऐसे खूब तरह के माइटोकॉन्ड्रिया अंदर सेल के अंदर पाए जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कुछ बॉडीज होती है, ठीक है, लाइसोसोम बोलते हैं। इसके अलावा ऐसे कुछ सिक्कों की बातें एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित ऐसी कुछ संरचनाएं दिखेगी जिसको गोल्जी कॉय बोलेंगे अपन। ये आगे अपन डिटेल में और वापस बड़ा डायग्राम बनाएंगे, उसमें समझेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस प्रकार एक यूकेरियोटिक को, और राइबोसोम है तो राइबोसोम इसके अंदर भी देखे जाएंगे। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम है वो 70S टाइप के होते हैं, जबकि इस यूकेरियोटिक के अंदर राइबोसोम है वो कैसे होते हैं, 80S टाइप के। अब ये S क्या है इसके साथ में, वैसे आपको इतना ध्यान में रखना ही नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे कि मान लो राइबोसोम का टाइप एक जो होता है 70S प्रकार का होता है, और एक होता है 80S प्रकार का। अब 70S वाला जो है वो किस में देखा जाता है, प्रोकैरियोटिक में, जबकि 80S वाला किस में देखा जाता है, यूकैरियोटिक। एक्चुअली ये क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, अवसादी गुणांक है। क्या है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अवसादी गुणांक। अब यह है क्या एक्चुअली, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर, अब राइबोसोम के अंदर है क्या, राइबोसोम के अंदर क्या होता है, आरएनए होते हैं। वो भी कौन सा आरएनए होता है, आरआरएनए होता है। और ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अपने शरीर के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए से पहले आरएनए बनता है। आनुवांशिक सूचना कहां जाती है, डीएनए से आरएनए जाती है, और आरएनए से फिर क्या बनता है, आगे प्रोटीन बनता है। और जब प्रोटीन बन रहा है यानी कि आनुवांशिक सूचना डीएनए से किस रूप में गई है, प्रोटीन। और प्रोटीन अपने शरीर के अंदर जो भी काम है, फंक्शन है, चाहे एंजाइम का निर्माण करना हो, किसी भी तरह के हार्मोन का निर्माण करना हो, बॉडी की जो सारी की सारी एक्टिविटी है वो प्रोटीन बेस्ड होती है, ठीक है। तो ये आनुवांशिक सूचना आगे गई है उसका, या इस प्रोटीन का निर्माण करने का काम कौन करा, राइबोसोम। और इन राइबोसोम का निर्माण कहां पे होगा, इस केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर ऐसे छोटी सी संरचना देखी जाती है, और इसको अपन बोलते हैं, नाम आपने सुना होगा, केंद्रिका। क्या नाम देते हैं, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है। ये क्या है, इस राइबोसोम की फैक्ट्री है। मतलब कुल मिला के ये केंद्रिका आरआरएनए का निर्माण करती है, और इसका इस राइबोसोम के अंदर यही आरआरएनए प्रेजेंट रहता है। और अब अगर डिटेल में देखें तो राइबोसोम की दो यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। इतना अपन को आगे नहीं जाना, ठीक है। तो कुल मिला के याद रखना, अगर बोले तो राइबोसोम में कौन सा आरएनए होता है, तो इतना ध्यान रख लेना, आरआरएनए। और ये चाहे आरआरएनए कहां पे बनता हो या राइबोसोम कहां पे बनता हो, वो कहां पे बनता है, केंद्रक के अंदर एक संरचना होती है जिसका नाम क्या होता है, केंद्रिका। क्या नाम होता है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। हाँ, केंद्रक के अंदर भी एक संरचना होती है जिसका नाम क्या है, केंद्रिका। आगे बात करेंगे अपन, है ना, ठीक है। जब न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वहां पे एक लाइन लिख लेंगे अपन इसके बारे में, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें अपन, तो क्या क्या फीचर है, देखो एक चीज कि अपन पहले इधर प्रोकर अर्थ, अपन ने इसकी मीनिंग और अर्थ वगैरह तो समझ लिया था। अब इसमें अपन देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो न्यूक्लियस है, जिसको अपन ने क्या बोला था हिंदी में,
केंद्रक। ये क्या है इसमें, आदिम प्रकार का या प्रिमिटिव टाइप का, या कैसा है, प्रिमिटिव। अब ऐसे प्रिमिटिव क्यों बोला, सीधी सिंपल बात, किसी भी प्रकार की कोई केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती या सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। अब सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो इसके अंदर जो डीएनए है या आनुवंशिक पदार्थ है, एक ही बात है, चाहे डीएनए बोलो चाहे आनुवंशिक पदार्थ, वो कैसा कैसा होता है, ऐसे ओपनली प्रेजेंट होता है, किसमें, साइटोप्लाज्म में, और एक रीजन में पाया जाता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रकाभ। केंद्रक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, केंद्रकाभ, ठीक है। अब ये हो गया इसके बारे में। अब वैसा के वैसा अगर यहाँ पे सिस्टम देखें तो इसमें एकदम न्यूक्लियस क्या है, वेल डेवलप्ड है, एकदम बिल्कुल ट्रू प्रकार का है, यानी कि यूकैरियोटिक के, अरे सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। तो इसमें केंद्रक कैसा होगा, इसमें केंद्रक झिल्ली जो है वो क्या होगी, उपस्थित होगी, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी, यानी कि जो डीएनए है वो क्या होगा, पैक्ड होगा, किसमें, केंद्रक झिल्ली में, केंद्रक झिल्ली में पैक होगा। और इसके अलावा फिर केंद्रक है तो इसमें क्या होगी, केंद्रिका भी पाई जाएगी। भाई प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक है ही नहीं, अपन ने बोला ऐसा केंद्रक है ही नहीं, तो केंद्रक नहीं है तो केंद्रिका कहां से आएगी, नहीं आएगी। तो उसमें ऑब्वियस बात है, एक पॉइंट आप ये भी बना सकते हो, इसमें केंद्रिका उपस्थित, किसमें, इसमें, और इसमें अनुपस्थित, ठीक है। डीएनए दोनों के अंदर है, लेकिन फर्क इतना है कि एक के अंदर डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा है, जबकि दूसरे के अंदर डीएनए कहां पे, केंद्रक द्रव्य या किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ा। भाई ऐसे ऐसे अपन ने सेल बनाई थी, सेल में बीच में केंद्रक बनाया था, इसमें डीएनए बनाया था, लेकिन इसमें कैसा बनाई थी अपन ने, ऐसे सेल बनाई थी और ऐसे ही साइड में कहीं डीएनए बना लिया था ऐसे, और जहां पे जिस रीजन के अंदर डीएनए प्रेजेंट है उसको अपन ने केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड बोल दिया, ठीक है। ये तो हो गया। अब केंद्रक के साथ साथ अपन आनुवंशिक पदार्थ की भी बात कर ली, भाई किस प्रकार से प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका का और क्या सिस्टम है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक कंसेप्ट है कि जो कोशिका कंकाल है, जैसे अपना भी कंकाल होता है, क्या नाम बोल रहा हूं मैं, कोशिका कंकाल या साइटोस्केलेटन, ये क्या कंसेप्ट है, अपने अंदर क्या है, अपने भी कंकाल होता है, क्या नाम, क्या बोलते हैं उसको अपन, बाह्य कंकाल या अंदर वाला बोलते हैं, बाहरी वाला नहीं बोलते, एंडोस्केलेटन बोलते हैं। अंतर कंकाल किससे बनता है अपने अंदर, हड्डी से बनता है, कौन से बनता है, तो किसी भी एक लिविंग बीइंग का एक पर्टिकुलर शेप होता है, वो किसके कारण है, उसका जैसा कंकाल वैसा जैसा बना हुआ है, जैसी उसकी बॉडी है, मतलब एक शरीर को शेप देने का काम करता है। तो उसी प्रकार से कोशिका के अंदर जो कंकाल होते हैं वो कोशिका को शेप देने का काम करते हैं। एक कोशिका की जो एक पर्टिकुलर शेप है या एक निश्चित आकृति है, वो आकृति किसके कारण है, उसमें उपस्थित कोशिका कंकाल में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें किसी भी प्रकार का कोई कोशिका कंकाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं इनकी आकृति जो है वो निश्चित है। ऐसा क्यों, भाई कंकाल नहीं है। अब एक, हाँ, अब इसमें एक कंसेप्ट और अपन को यहां पे मेंशन करना है। अब इनका जो ये साइटोस्केलेटन है ना, ये हार्ड नहीं है, अपने से उल्टा सिस्टम चलता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, ये आपको याद नहीं करना, बस ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट होते हैं जो क्या करते हैं, मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी, जैसे कि लाइसोसोम की वेसिकल अंदर मूव करती है, जो भी चीजें मूव करती है वो किससे चलती है, इनसे, एक्टिन फिलामेंट से, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ये मोटर की तरह काम करते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से इस कोशिका कंकाल का पार्ट है, इसी से मिलके बनता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, माइक्रो फिलामेंट होते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूबुलिन के डाइमर होते हैं, ठीक है। तो वो उनसे क्या बनता है, साइटोस्केलेटन बनता है, ठीक है। अब
इसके अंदर साइटोस्केलेटन की क्या है, एब्सेंस है, नहीं पाया जा रहा है। सेल अब सेल के अंदर साइटोस्केलेटन क्या करता है, फ्लेक्सिबल नेचर करवाता है सेल की। इसी वजह से एनिमल सेल में अलग अलग अपन मूवमेंट देखते हैं, चाहे अमीबा का मूवमेंट देखो, चाहे यूग्लिना का मूवमेंट देखो, पैरामीशियम का मूवमेंट देखो, ये मूवमेंट किस किस तरीके क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि क्या है, ये इसके अंदर साइटो, या अपनी आरबीसी चलती है, आरबीसी अपना शेप चेंज करती है। भाई आरबीसी की साइज इतनी बड़ी है कि छोटी छोटी जो वेन्स है, जिसको वेन्यूल्स या क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं, उसमें से आरबीसी नॉर्मली शेप अगर है तो उसके अंदर से नहीं गुजर सकती, तो उसके अंदर ऐसा स्पंजी नेचर का साइटोस्केलेटन होता है। इस वजह से वो क्या करती है, वहां से छोटी वाहिका से भी क्या कर जाती है, गुजर जाती है। तो ऐसा कंसेप्ट किसमें, ओनली एनिमल सेल में या यूकेरियोटिक सेल के अंदर है। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। क्यों, इसके अंदर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। अब ये सेल वॉल का क्या मामला है, इसके बारे में भी बात करेंगे अपन, ठीक है। अब सेल वॉल एक तरीके से क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड का मतलब क्या हिंदी में होता है, दृढ़। कैसी है, दृढ़ है। और ये कैसी है, नॉन लिविंग है, मतलब निर्जीव है। मतलब एक सेल के बाहर पाया जाने वाला निर्जीव आवरण या नॉन लिविंग रिजिड कवरिंग, जो सेल को ओनली प्रोटेक्शन करने का काम करती है, इसके अलावा सेल वॉल का किसी सेल में कोई रोल नहीं होता। वो क्या कर रही है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट कर रही है, यानी कि उसका क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है। इसके अलावा सेल वॉल का कोई भी रोल नहीं है। याद रखना, सेल वॉल का रोल कभी भी दो सेल के मध्य या दो कोशिकाओं के मध्य इंटरेक्शन करने में कभी भी नहीं होता। जैसे कि दो सेल, जैसे कि अपन आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सेल भी अपने आप में आपस में क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। और कम्युनिकेट करने के लिए उसमें सेल वॉल का कोई रोल नहीं होता। वहां पे अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा रोल का क्या देखा, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसके अंदर, सेल टू सेल कम्युनिकेशन या सेल टू सेल इंटरेक्शन। जैसे कि ऐसा क्यों हो पाता है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज का ही स्पर्म पर्टिकुलर स्पीसीज सेम स्पीसीज के एग के साथ ही फ्यूज कर पाता है। जैसे कि आप देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन होता है, जो जल के अंदर देखा जाता है, एम्फीबिया के अंदर वगैरह के अंदर, या कुछ फिशेज के अंदर, मतलब जो लोअर वर्टिब्रेट है उसके अंदर देखते हैं अपन, क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या करता है, मेल अपने स्पर्म वाटर में, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, अपन को एक बाहर का माध्यम चाहिएगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब बाहर के माध्यम में मेल भी अपने स्पर्म रिलीज कर रहा है और फीमेल भी अपने एग रिलीज कर रही है। अब उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर कितने तरह के सजीव और रह रहे हैं उस स्पीसीज के अलावा, लेकिन फर्टिलाइजेशन दोनों का ही आपस में होता है, किसी दूसरी स्पीसीज के साथ कभी भी स्पर्म या एग फर्टिलाइज नहीं करता। ऐसा क्यों, क्योंकि स्पर्म एक सेल है, एग एक सेल है, और ये सेल कौन सी है, जर्म सेल है, जनन कोशिकाएं हैं। कैसी है, जनन कोशिकाएं, ठीक है। इनके बाहर भी प्लाज्मा झिल्ली होगी। जो भी सेल के अंदर सारी चीजें हैं वो भी इसी के अंदर भी क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, चाहे कंपार्टमेंट की बात करो, उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उनमें भी लाइसोसोम होगा, ठीक है, उनमें भी अपना न्यूक्लियस है, सारी चीजें होगी। तो obvious बात है, उसके बाहर भी तो क्या है, प्लाज्मा झिल्ली जो यूनिवर्सल लेयर होती है, सब हर एक सेल के अंदर पाई जा रही है, ठीक है। तो उस प्लाज्मा झिल्ली के बाहर अगर जब संरचना पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि बाहर कुछ कार्बोहाइड्रेट लगे रहते हैं या शुगर लगी रहती, किसके, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की तरफ। और ये शुगर क्या करते हैं, एग के बाहर की जो कोटिंग है उसके बाहर भी कुछ क्या होते हैं, इंटरेक्टिव केमिकल्स होते हैं। तो एक स्पर्म की तरफ रिलीज स्पर्म से एग की तरफ रिलीज करा जाता है, एग भी सामने से रिलीज करता है। अगर सेम स्पीसीज के हैं तो दोनों के अंदर मीटिंग होगा और फिर एकदम उनका मूवमेंट क्या होता है, एक दूसरे की तरफ होता है। लेकिन दूसरी स्पीसीज है तो उसका जो बाहर वाला कार्बोहाइड्रेट या शुगर मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, दूसरा होगा, और दूसरा होगा तो दोनों का आपस में कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सेल टू सेल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, सेल टू सेल इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन करना। एक सेल दूसरे को बोलती है तू ये बना, तो ये सारा कम्युनिकेशन वगैरह है। उसके अंदर याद रखना कभी भी सेल वॉल का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसमें किसका रोल होता है, प्लाज्मा झिल्ली का रोल होता है, ठीक है। तो कोशिका कंकाल किस में एब्सेंट है, प्रोकैरियोट में, और एब्सेंट है तो इसकी जगह इसमें क्या है, सेल वॉल।
अब सेल वॉल याद रखना, हमेशा एक कंसेप्ट याद रखना, कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो है वो हमेशा प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होगी। एक चीज ध्यान के रखो, कोशिका चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उसका जो साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव है उसको सबसे पहले घेरने का काम कौन करेगी? प्लाज्मा झिल्ली। यानी कि एक अगर ऐसी झिल्ली जो फर्स्टली सबसे पहले क्या करती हो, साइटोप्लाज्म को कवर करती हो, वो क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली से अंदर कोई भी लेयर नहीं होगी। सबसे पहले कौन सी होगी? अगर किसी सेल के अंदर सेल वॉल है तो वो इस प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की तरफ होगी, न कि अंदर की तरफ। नहीं है तो ओनली उस सेल के अंदर वो प्लाज्मा झिल्ली ही पाई जाएगी, इसके अलावा कोई भी लेयर उसके ऊपर नहीं होगी। तो समझ में आई चीज क्या है? याद रखना, एक्स्ट्रा कोई भी अगर लेयर किसी सेल के अंदर है, सेल वॉल के सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अलावा, तो वो कैसी भी लेयर वो हमेशा उसके बाहर ही होगी, अंदर। तो अपन सेल मेम्ब्रेन को ऐसा क्या बोलते हैं, डिफाइन करते हैं कि एक आउटर मोस्ट ऐसी लेयर या आउटर मोस्ट लेयर दैट कवर्स साइटोप्लाज्म फर्स्टली, सबसे पहले, जो उसको क्या बोलेंगे अपन? और ये सबसे क्या है? यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, सार्वभौमिक संरचना है, जो हर एक, जो अगर सेल है, कोई भी अगर सेल है तो उसके अंदर ये प्लाज्मा झिल्ली तो होगी ही होगी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब साइटोस्केलेटन की बात कर ली अपन ने, तो इसके अंदर अब अगर इसमें साइटोस्केलेटन है तो ये सेल अपन को कैसी दिखती है? फ्लेक्सिबल दिखती है, जैसा चाहे अपन को मोड़, ये क्या कर सकती है? मोड़ सकती। क्या? जैसा चाहे वैसा क्या कर सकती है? मोड़ सकती है। लेकिन इसका भी अपवाद है। अपन क्या देखते हैं? प्लांट सेल। भाई प्लांट सेल भी तो एक तरीके क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। प्लांट सेल भी आती है उसमें, एनिमल सेल भी आगे आगे पढ़ेंगे। प्लांट सेल के अंदर अपन को पता है सेल वॉल होती है। अब चूंकि ये इसमें सेल वॉल है तो ये क्या नहीं कर सकती? मूव नहीं कर सकती, जैसा उसका शेप है वैसा का वैसा रहेगा, तो उसमें साइटोस्केलेटन नहीं है। एनिमल सेल के अंदर साइटोस्केलेटन है, लेकिन इसके अंदर तो सेल वॉल ही है, तो ये भी किसी प्रकार का शेप, जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सब का क्या होता है? शेप निश्चित होता है। कोई कॉमा आकार के होते हैं, कोई छड़ आकार के जिसको स्पाइरुला बोलते हैं, कॉमा वाले को विब्रियो बोलते हैं, गोल आकार के जो होते हैं उनको बोलते हैं कोकस, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस सुना होगा, न्यूमोकोकस सुना होगा। बेसिलस छड़ आकार के, जैसे कि अपन पढ़ते हैं लैक्टोबैसिलस। तो बैसिलस वर्ड पीछे क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया का जो आकार है वो कैसा होता है? रॉड शेप या छड़ के आकार का। तो सब बैक्टीरिया का जो है वो आकार है, या एक अगर देखें तो उनकी आकृति है वो कैसी है? एकदम फिक्स्ड है। क्यों? उसमें एक रिजिड लेयर है, उसको क्या बोला अपन ने? सेल वॉल। ठीक है। अब और आगे देखे तो अपन, तो अगर डिफरेंस के अंदर बात करें तो अपन ने केंद्रक की बात कर ली, कैसा है? दोनों के अंदर डिफरेंशिएट कर लिया। फिर कि डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ कैसा है? उसकी बात कर ली। दोनों में कैसे होगा? पर केंद्र के रिलेटेड चीजें बात करी था। डिफरेंशिएट किसके बेस पे है? केंद्र की कैसी संगठन है, केंद्र का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वेल डेवलप्ड है या नहीं है, उसके आधार पे वो अपने फीचर देख लिया, कुल मिला के बात है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन ने कोशिका कंकाल देख लिया। ठीक है। अब इसके बाद में केंद्र क्या तो अपन ने देख लिया। केंद्र के अलावा भी मैंने बोला क्या, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपार्टमेंट होते हैं। किसी का नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, किसी का नाम लाइसोसोम है, किसी का नाम गोल्जी कॉय है। ठीक है। किसी का नाम वैक्यूल है, अलग अलग तरह के प्रक्सीसोमन, खूब तरह के अलग अलग तरह के कंपार्टमेंट होते हैं। क्या ये इस तरह के कंपार्टमेंट प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर है? नहीं है। क्यों? अपन एक डायग्राम अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका का बनाए, एक बैक्टीरिया का डायग्राम बनाए, इस प्रकार से होता है। इसके बाद सीलिया या फ्लैजेला इस प्रकार से देखा जा सकता है, कवरिंग। इसके बाहर मूवमेंट के लिए इसमें संरचनाएं होती है जिसको बोलते हैं सीलिया या फ्लैजेला, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो सीलिया भी बना लिया, फ्लैजेला भी बना लिया। ठीक है। जिसमें जो होगा वो रख लेंगे। ठीक है। मैं एक मॉडल सेल बना रहा हूं इसलिए। ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो मैं क्या बना दूंगा? साइड में ऐसे आनुवांशिक पदार्थ ऐसे
बना दूंगा और इसको क्या बोल दूंगा, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर केंद्र काब जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली है क्या, डीएनए। अब मैं न्यूक्लियोइड को डीएनए मैंने सॉरी न्यूक्लियोइड मैंने डीएनए को नहीं बोला, डीएनए से जिस रीजन में पाया जा रहा है वो एक पर्टिकुलर रीजन क्या है, क्या कहला रहा है, न्यूक्लियोइड कहला रहा है। उसी प्रकार से ये जो है डीएनए जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्या भाई इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब एक चीज मैंने बताई नहीं, आप अगर पता देख सकते हो, ये तो इसका क्रोमोसोमल डीएनए जो मैन डीएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी बैक्टीरिया के अंदर आप देखोगे कि एक ऐसा सर्कुलर डीएनए और होता है, ठीक है। और ये सर्कुलर डीएनए को अपन नाम देते हैं प्लाज्मिड डीएनए। हाँ, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड डीएनए। अब ये जो प्लाज्मिड है अपन देखेंगे बायोटेक जब पढ़ेंगे, वहां पे अपन जीन को क्या करेंगे, एक सजीव से दूसरे फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करेंगे, तब देखेंगे कि वहां पे अपन क्या यूज करते थे, प्लाज्मिड। बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाल लेते हैं बाहर, प्लाज्मिड निकाल के अगर ये प्लाज्मिड जो है वो वायरुलेंट है यानी कि किसी सजीव में रोग पैदा करता है, तो इस डीएनए का जो पर्टिकुलर भाग है वो रोग पैदा कर रहा है उसको बाहर निकाल दो और उसकी जगह पे आपको जो भी जीन है वो जो इंसर्ट करनी है वो इंसर्ट करके किसी दूसरे सजीव में डाल दो। जैसे कि गोल्डन राइस बनाया, गोल्डन राइस बनाया, सुनहरा चावल, विटामिन बी है ज्यादा उसमें, विटामिन ए, उसकी वजह से वो गोल्डन दिख रहा है। अब उसमें किसकी जीन डाली, क्या डाला जीन, ठीक है, वो तो हाँ बीटी वाला तो उसमें है, इसमें बीटी नहीं डाला, बीटी ब्रिंजल है, ठीक है, बीटा कैरोटीन की जीन डाली, ठीक है। अब इसमें अब जीन निकाली, नॉर्मली क्या होता है चावल के अंदर विटामिन ए नहीं होती, तो क्या करो उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाओ, उसके लिए आप क्या करो उसको जेनेटिकली मॉडिफाई। अब जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे करें, इसमें ऐसी एक जीन डाल दो जो क्या करती हो, विटामिन ए का प्रोडक्शन करती हो। तो क्या करा, एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड डीएनए लिया। अब वहां पे अपन देखेंगे जीन ट्रांसफर की अलग अलग मेथड होती है, कौन सा मेथड फॉलो करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आजकल तो जीन गन बैलिस्टिक पता नहीं क्या क्या आ गए, ठीक है। लेकिन जनरली क्या करते हैं ऐसे किसी, जैसे कि इस प्लाज्मिड का नेचुरली काम क्या है, ये मान लो किसी को रोग कर रहा है तो नेचुरली ये अपना आप इंसर्ट होता है वो, तो क्यों ना इसका फायदा और ये उठाते हैं कि इसमें जो ये क्या बोलते हैं जो नुकसानदायक चीज है उसको डालें, इसको तो पता चलेगा नहीं, इसकी जगह अपना जो काम की जीन डाल दे, तो ये अपना फॉरेन डीएनए जो है किसी दूसरे में इंसर्ट करेगा और इंसर्ट करेगा तो ये अपने काम का वहां पे प्रोटीन बनाएगा, यानी कि वहां पे क्या बन रहा है, विटामिन ए का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अपना आप ही जो चावल है उसकी क्या होगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो ये इसका यूज करते हैं किसमें, इस प्लाज्मिड डीएनए का। ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, यानी कि जो क्रोमोसोमल मैन डीएनए, इसके अलावा एक दूसरा प्रकार का और डीएनए इसमें बैक्टीरिया के सेल के अंदर या प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड, ठीक है। याद रखना एक कंसेप्ट, ठीक है। फिर बाकी तो इसमें कोई कंपार्टमेंट है नहीं, बाकी तो मोटे से मोटा होगा तो क्या होगा, राइबोसोम होंगे बेचारे के अंदर, और कुछ नहीं होगा। राइबोसोम, बाकी साइटोप्लाज्म पड़ा है। अब ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन है तो आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के बाद एक और कवरिंग होगी, और ये कवरिंग क्या है, सेल वॉल। सिंपल चीज, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, सेल वॉल। और ये क्या हो गया फिर, साइटोप्लाज्म हो गया। अब न्यूक्लियोप्लाज्म तो इसमें है नहीं, क्यों, न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं, नहीं करा, तो एक ही कंपार्टमेंट है उसमें ही सारी चीजें हैं। और राइबोसोम भी किस टाइप के हैं, 70S टाइप के, औषधि गुणांक। एस इसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या औषधि गुणांक। मतलब जब इनको किस प्रकार सुपरनेटेड में ऊपर आते कि नीचे आते, उस प्रकार से उनका सेडिमेंटेशन देखते हैं आरआरएनए के बेस पे, कौन कौन सा आरआरएनए है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो होता है औषधि गुणांक यूकेरियोटिक के अंदर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक में यही सेम 70S नहीं होके कितना होता है, 80S।
ठीक है। और अगर इसको इनको सब यूनिट में डिवाइड करें तो 78 की एस की सब यूनिट होती है 50s प्लस 30s, जबकि इसकी होती है 60 प्लस 40। अब ऐसे मत सोचना कि सर 60 और 40 को तो जोड़े तो 100 हो जाए, तो ये 80 है। सेडिमेंटेशन कभी कोफिशिएंट कभी भी आपस में एडिटिव नहीं होता, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोटीन की अलग कोफिशिएंट होगा और पर्टिकुलर दूसरे प्रोटीन का क्या होगा, अलग कोफिशिएंट होगा, और मिलके फिर ये सब सारा मिलके कितना बनाते हैं, 80। पता ही है। अब जो इसमें बड़ा होगा वो बड़ी सब यूनिट है। राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट, एक बड़ी सब यूनिट होती है बड़ी ओप इकाई और एक छोटी, बड़ी वाली ज्यादा वाली होगी। तो अपन को इतना डिटेल इतना याद रखना कि यूकैरियोटिक में 80s होते हैं और प्रोकैरियोटिक में कैसे होते हैं, 70s, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या बचा, अपने इसमें ये बात कर ली अपने। फिर अब राइबोसोम, याद रखना राइबोसोम बेचारे के ऊपर कोई झिल्ली नहीं है। ऐसे पूछे आपको कि भाई कोशिका के अंदर ऐसा एक सेल ऑर्गेनेली या कोशिका अंगक बताओ जिसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी कि झिल्ली रहित है, और वो एक ही है, वो क्या है, राइबोसोम। क्या है, एग्जाम्पल बताना हो आपको, झिल्ली रहित कोशिका अंगक का नाम बताओ, तो वो क्या है, राइबोसोम। और ये बेचारा दोनों के अंदर पाया जा रहा है। क्यों, प्रोटीन की जरूरत तो दोनों में ही पड़ेगी भाई। प्रोकैरियोटिक बिना प्रोटीन तो काम चलेगा नहीं, प्रोटीन तो उसको भी बनाना पड़ेगा, उसमें भी अनुलेखन अनुवादन होगा, आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, वैसा वैसा यूकैरियोटिक में भी बनता है। तो इसके लिए राइबोसोम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ये क्या है, एक झिल्ली रहित कोशिकांग है, यानी कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिज है, ठीक है। और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिज है, और जो किस में पाया जा रहा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर ही पाया जा रहा है। अब बात आती है इसके अलावा, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो अपना डिवाइड कैसे करती है, यानी कि एक कोशिका से 2 कोशिका जब उनको बन रही है, तो उसमें ऐसा कोई खास स्पेशल कंसेप्ट होता नहीं। क्या होता है, जनरली क्या करेगी, बीच में से एक फरो खांच नुमा संरचना का निर्माण होगा, और धीरे धीरे क्या होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिसेशन या द्विविभाजन, 2 विभाजन कर लेगी, या उसके ऊपर मुकुलन, एक ऐसी गांठ नुमा संरचना बनेगी, और गांठ धीरे धीरे अलग हो जाएगी, और ये गांठ अलग जाके क्या बना लेगी, अलग बैक्टीरिया बना लेगी, ठीक है, जिसको बडिंग या मुकुलन बोलते हैं। इसके अलावा किसी में क्या होता है, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन भी होता है, जैसे कि छिपकली की पूंछ करने के बाद वापस आती है, उसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट। मतलब अगर कोई मृत उत्तक है या पूरा शरीर की शरीर जो है वापस, अगर एक, जैसे कि मान लो किसी बैक्टीरिया को मैं 2 भाग में काट लो, तो एक भाग अपना अलग नया बैक्टीरिया बना लेगा, एक भाग अपना नया बैक्टीरिया बना लेगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रीजनरेशन। तो ये नॉर्मल कंसेप्ट है, जो इतने स्पेशलाइज्ड या हाईली डेवलप्ड नहीं होते, तो वो किस में देखे जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन अगर सेल डिवीजन की बात करी जाए, या माइटोसिस मियोसिस की अपन बात करेंगे, अगर अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन की, ठीक है, तो वो कंसेप्ट ओनली किस में देखे जाएंगे, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका विभाजन है उसके लिए उसमें माइटोसिस यानी कि क्लीवेज होते हैं, क्लीवेज की प्रक्रिया, ठीक है। पढ़ते हैं ना अपन ह्यूमन के अंदर जो डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जाइगोट का डेवलपमेंट, तो उसमें क्या होते हैं, माइटोसिस होते हैं, उनको अपन नाम देते हैं क्लीवेज। 2 सेल की स्टेज बनी, फिर 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16, 2 की पावर n में क्या होती है, बढ़ती है भाई। n अगर डिवीजन है तो उससे सेल पता चल जाती है अपन को कि भाई कितनी सेल बनेगी इससे, है ना, ऐसे होता है, 2 की पावर n। भाई आपको दे एक पर्टिकुलर एक कोशिका है या कोई कितने कोशिका है, पहले मतलब इनिशियल नंबर ये है या ये है, तो आपको पूछे कि इस कोशिका में इतने डिवीजन होंगे, तो बताओ अब इतने डिवीजन के बाद बनने वाली कोशिकाओं की संख्या क्या होती, तो आपको क्या दे दिया, n दे दिया, डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन यानी कि n दे दिया, तो जितनी पहले इनिशियल कोशिका है, सॉरी 2 की पावर n लगा लो, और लगाने से क्या हो जाएगा, जितनी सेल उसके अंदर एक से जितनी सेल बनेगी वो आ जाएगी। छोटा होता तो अपन निकाल देते, चलो मान लो कि भाई 4 डिवीजन के बाद में तो 4 कर लो, एक से कितनी होगी 2, दूसरे डिवीजन में 4 हो जाएगी, तीसरे में 8 और चौथे में 16, तो ऐसे निकाल दी। लेकिन बड़ा और दे के इतने डिवीजन के बाद, तो उसको कैसे निकालते, 2 की पावर n। तो इसमें पर्टिकुलर समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री अर्धसूत्री, ठीक है। अब इसके अलावा राइबोसोम देख लिए, सेल वॉल का कंसेप्ट देख लिया, फिर और क्या बचा है, और कुछ बच रह गया क्या, हाँ एक कंसेप्ट बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर एग्जांपल तो पता ही है अपन को। एक कंसेप्ट होता है, एक होता है एंडोसाइटोसिस, और एक होता है एक्सोसाइटोसिस।
ठीक है, दो कंसेप्ट है। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन अंतःग्रहण, और इसको बहिस्त्रवण। नाम से क्या पता चल रहा है? एंडो का मतलब कुछ चीज अंदर ले जा रही है, और एक्सो का मतलब कोई चीज को क्या करा जा रहा है, शरीर से बाहर भेजा जा रहा है। तो ये दो प्रोसेस होते हैं जो सेल के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझो यहां से, अगर ऐसे कुछ करना है मेरे को, तो सेल को मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। सेल में साइटोस्केलेटन बढ़िया से होगा तो मूव करेगी और आराम से क्या करेगी, कुछ चीज को अंदर ले पाएगी या बाहर भेज पाएगी। अब दिमाग लगाओ कि फ्लेक्सिबल किसके अंदर है, रिजिड किसके अंदर है। प्रोक्योरेटिक में बेचारे में तो सेल वॉल पड़ी है, तो यानी कि वो क्या करती है, किसी भी प्रकार का मूवमेंट तो कर ही नहीं सकती, यानी कि उसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं देखा जाएगा। रिजिड है तो जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही रहेगा। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर देखे तो प्लांट सेल ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसी में भी क्या है, सेल वॉल है। तो ले दे के बचा कौन है फिर, एनिमल सेल। तो वो ऐसा चीज क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। और समझने के लिए मैं आपको एक और बता देता हूं कि एंडोसाइटिस का मतलब कोई चीज को अंदर लेना, ठीक है, ये तो अपन को पता ही है, और इसका मतलब बाहर बाहर निष्कासित करना या निकालना, जो भी, ठीक है। अब अंदर एक सॉलिड पार्टिकल को भी ले सकते हैं और लिक्विड पार्टिकल को भी ले सकते हैं। कभी कभार सेल क्या करती है, कोई सॉलिड पार्टिकल को अंदर लेती, ठोस पदार्थ को अंदर लेती, कभी कभार लिक्विड या द्रव पदार्थ को अंदर लेती। तो दोनों को अंदर अलग कंसेप्ट बोलते हैं। यानी कि एंडोसाइटोसिस अगर मैं बात करूं, वो हाँ, साइटो का मतलब सेल होता है, याद रखना। कहीं पे भी साइटो वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब सेल से रिलेटेड कोई बात है। साइटोलॉजी यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सेल एंड इट्स ऑर्गेनिज्म या स्ट्रक्चर, कुछ भी बोलो, सारा मतलब कुल मिला के सेल की स्टडी करी जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। ठीक है, या कोई भी चीज अगर टॉक्सिक है किसके लिए, सेल के लिए, तो उसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक। क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक। ठीक है, तो साइटो का मतलब है सेल, ध्यान रखना। ठीक है, अब एंडो का मतलब, ठीक है, एंडो का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, एंडो के अंदर या तो एक कंसेप्ट हो रहा है कि अगर पार्टिकल कैसे लिए जा रहे हैं अंदर, सॉलिड, और या क्या क्या लिए जा रहे हैं, लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल अगर अंदर लिए जाते हैं, इसको बोलते हैं अपन फैगोसाइटोसिस। फैगो या फेगी अपन यूज करते हैं वर्ड, ठीक है। और अगर लिक्विड पार्टिकल को अंदर लिया जा रहा है तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, जिसको एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। मतलब सेल कुछ पी रही है, क्या कर रही है, सेल कुछ पी रही है। तो सेल ड्रिंकिंग का मतलब क्या है, पिनोसाइटोसिस है, या लिक्विड पोर्शन को क्या कर रही है, सेल अंदर ले रही है। जबकि एंडोसाइटोसिस के अंदर अगर फैगोसाइटोसिस का कंसेप्ट है, तो वो क्या कर रही है, सॉलिड पार्टिकल को क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये दोनों प्रोसेस क्यों हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है, साइटोस्केलेटन है या सेल कैसी है, फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल है तो सेल अपना शेप चेंज कर लेती है। जैसे कि इसका एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, अगर अमीबा ऐसा करता है, उसका शेप इस प्रकार से ऐसा शेप होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है, ऐसा शेप होता है। तो क्या करता है, मान लो बाहर फूड है, बाहर किसी पानी कहीं पे भी है, मान लो यहाँ पे फूड पार्टिकल पड़े हैं ऐसे, तो ये क्या करेगा, अपनी प्लाज्मा झिल्ली को क्या करेगा, इन्वेड करेगा, इसके चारों तरफ फैलाएगा। कैसे फैलाएगा, ये अब इसने ऐसा कर दिया, ठीक है, यानी कि इनको, और जैसे जैसे करेगा, ये जो इन्वेड कर रहा है, ये इसको क्या करेगा, और ज्यादा इसकी पूरी तरफ फैला देगा। यानी कि अब कंडीशन क्या क्या कैसे हो पा रही है, और धीरे धीरे क्या कर लेगी, ये आपस में यहां से मिल जाएगी, और जैसी मिलेगी तो ये क्या कर लेगा, इन पदार्थों को अंदर ले लेगा, और क्या करेगा, वापस ऐसी सरतना।
तो इसने सॉलिड पार्टिकल को क्या करा, अंदर लिया। जैसे कि वैक्यूल यही करती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालना है तो क्या कौन सा प्रोसेस अपनाया जाएगा, बाहर निकालना है तो एक्सोसाइटोसिस। और कोई चीज को, भोजन पदार्थ हो या न्यूट्रिएंट हो, कुछ भी चीज हो, अंदर लेना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, एंडोसाइटोसिस। अब अंदर कैसा पदार्थ ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे तो पिनोसाइटोसिस, और सॉलिड ले रहे तो फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये ऐसे याद रखना। मतलब जैसे कि मान लो इसमें अंग्रेजी में से जैसे कि फैगो है ना, तो फैगो करके ऐसे ही याद करना, ताकि है ना ये सीधा ही आता है, पिन्नो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट किस में होंगे, जिसमें, याद रखो सीधा कंसेप्ट, जिसमें फ्लेक्सिबल है बॉडी। फ्लेक्सिबल किसकी होगी, जिसमें सेल वॉल नहीं है। तो सेल वॉल नहीं किसमें, ओनली एनिमल सेल में। प्लांट सेल में भी सेल वॉल है तो उसकी शेप फिक्स है, और इसी प्रकार बैक्टीरिया के अंदर भी क्या है, सेल वॉल है, उसकी शेप क्या है, फिक्स है। तो इनमें साइटोस्केलेटन नहीं है। ठीक है, वायरस में कुछ नहीं होता, सेल वॉल कब होती है उसमें, उसमें सेल है ही नहीं। ठीक है, तो उसका कोई साइटोस्केलेटन नहीं होता। ठीक है, तो एक अब बात कर, इसमें सारे पॉइंट कर लिए थे ना लगभग, और कुछ बचा है, एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल तो बताइए अपन को, एग्जाम्पल क्या है, इसमें क्या आएगा, प्रोकैरियोटिक में क्या आएंगे, मोनेरा। और कौन है प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्ट। पक्का प्रोकैरियोटिक है, क्या लिखा था वहां पे, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। एक कोशिकीय सेल है, लेकिन ये सजीव कैसे हैं, यूकैरियोटिक, यानी कि इसके सेल के अंदर वेल डेवलप्ड केंद्रक पाया जा रहा है। तो याद रखना, जरूरी नहीं है कि अगर सेल एक कोशिकीय हो और वो कैसी हो, प्रोकैरियोटिक की हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बात करना है तो मतलब प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या आता है, सिर्फ बेचारा कौन आता है, मोनेरा। मोनेरा में क्या आते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कहां पे पाए जाते हैं, विषम परिस्थितियों वाली ऐसी कंडीशन है, वहां पे गर्म पानी के झरनों में, जहाँ पे लवणता अधिक है, वहां पे हो सकता है। पशुओं की गट में जहाँ पे एसिड होता है, वहां पे भी ये पाए जा सकते हैं। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन जिसको बोलते हैं, वहां पे पाए जाने वाले बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया होते हैं। जैसे मेथोनोजेंस, जो क्या करते हैं, पशुओं वगैरह की रुमेन में पाए जाते हैं, आंत के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया। और नॉर्मल वाले सारे बैक्टीरिया जो आसपास अपन देखते हैं, वो क्या है, यू बैक्टीरिया। समझ में आई बात। फिर ये मोनेरा, किंगडम मोनेरा किस में आ गया, प्रोकैरियोटिक में। अब यूकैरियोटिक में क्या है, प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कवक जो है वो भी यूकैरियोटिक होंगे। फिर प्लांट्स सारे वो भी क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। और जंतु सारे वो भी क्या होंगे, यूकैरियोटिक। समझ में आई बात। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं समझ में आई आपस में। डायग्राम भी मैंने एक तरीके से समझा दिया पूरा। क्या है, एक सबसे बाहर कवरिंग होगी, सबसे बाहर कवरिंग होगी, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सेल। सबसे बाहर का मतलब कभी भी याद रखना, मैं सेल वॉल की बात नहीं करूंगा कभी भी। जनरल वे में हमेशा ध्यान रखना, यूनिवर्सल लेयर जो है उसी की बात करूंगा मैं। सबसे बाहर एक तरीके से कवर, फिर मैं बोलूंगा कि अगर एक्स्ट्रा कवरिंग है तो वो उसके बाहर सेल वॉल हो सकती है किसी के अंदर। हाँ, झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, वॉल नहीं है, वॉल है कोशिका भित्ति। समझ में आई बात। तो सबसे पहले अगर कोई भी सेल है तो उसको एक कवर करने वाली एक झिल्ली होगी, जो क्या होगी, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली, कुछ भी बोलो, 3-4 नाम है। बायो मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सारा एक ही है। समझ में आई बात। अब उसके अंदर, अब ये मामला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या है, डिफरेंस है। यानी कि प्रोकैरियोटिक में कोई कंपार्टमेंट नहीं होंगे, यानी कि कोई कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों ही है, जो क्या है, झिल्ली रहित अंग है। फिर इसके अलावा न्यूक्लियस एक के अंदर वेल डेवलप्ड है, किसमें, यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए है वो ऐसे खुला ही पड़ा रहता है सेल मेम्ब्रेन से अटैच, और उस पर्टिकुलर रीजन को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बोलते हैं, ये पता चल गया। फिर साइटोस्केलेटन किसमें एब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में है लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता। उसी प्रकार ध्यान रखना, सेल वॉल, जनरली बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, उनको बैक्टीरिया नहीं बोल के एक शब्द देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा।
और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये माइकोप्लाज्मा अपना शेप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं है उनको बैक्टीरिया नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। ये क्या करते हैं? पादपों जंतुओं के अंदर रोग करने का काम करते हैं, डिजीज। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद में राइबोसोम की बात कर ली, साइटोस्केलेटन की बात कर ली, एंडोसाइटोसिस और क्या बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस की बात कर ली। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट किसमें? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। एकदम लाइन टू लाइन याद होने चाहिए, भूलने नहीं। क्या कंसेप्ट है? डायग्राम देखा है भाई, क्या है? केंद्र का बात करनी, फिर अनुवांशिक पदार्थ या डीएनए की बात करनी, कैसा है दोनों के अंदर, फिर किसकी बात करनी है? कोशिका अंग कैसा है किसमें, वो बात करनी है। एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस किसमें है कि नहीं, बात करनी है। कोशिका विभाजन कैसे करनी है उसकी बात करनी है। फिर उसके बाद में राइबोसोम किस टाइप के उसकी बात करनी है। फिर उसके बाद में उदाहरण क्या है वो उसकी बात करनी। अपन को क्या करना, कितने नंबर का सवाल है उसके अकॉर्डिंग बताया था ना मैंने अभी, है ना? क्या बताया था? एस जो इसके अंदर है अवसादी गुणांक है। अवसादी गुणांक यानी कि राइबोसोम के अंदर, अगर राइबोसोम, भाई मान लो एक राइबोसोम की बात कर रहा हूं, इसमें है क्या एक्चुअली? इसमें आरआरएनए, कुछ नहीं है। आरआरएनए की यूनिट है 5 आरआरएनए, 5 आरआरएनए, 23 आरआरएनए, ठीक है, 28 आरआरएनए। इस प्रकार के अपन को ये इतना याद नहीं रखना। ठीक है, अगर याद रहे तो ये याद रख लो कि राइबोसोम के अंदर आरआरएनए होते हैं और हर एक आरआरएनए का कौन सा आरआरएनए उसका उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? सेडिमेंटेशन होता है। अवसाद मतलब उसको जमता है वो उसके अकॉर्डिंग। तो अवसादी गुणांक के आधार पे फिर क्या करेंगे, किसमें कौन सा, उस आधार पे टोटल जो राइबोसोम की यूनिट है पूरी लार्ज और सब मिला के पूरा एक राइबोसोम बनता है, उसका पूरा का पूरा क्या होता है? अवसादी गुणांक आता है, जो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर 70s टाइप का होता है और यूकैरियोटिक के अंदर 80s प्रकार का। मतलब यूकैरियोटिक के राइबोसोम थोड़े से जो है मोलिकुलर वेट में या अगर बोले तो अवसादी गुणांक में क्या होते हैं? हैवी होते हैं, ज्यादा होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे कि मान लो जोड़ दिया या बाहर, यहाँ ऐसा कंपैरिजन नहीं करना, ध्यान रखना। ठीक है, इतना याद रख लेना, अवसादी गुणांक है ये एस का मतलब। और अवसादी गुणांक के लिए इसको परिभाषित करने का काम करा था एक आदमी था स्वेडबर्ग, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं। ये और बता दूंगा मैंने पहले अवॉइड करा था, मेरे को ऐसा नाम अपने नहीं बोलना। ठीक है, स्वेडबर्ग इकाई या SWED, स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग क्यों है? क्योंकि इसको सबसे पहले निकालने का काम एक आदमी ने करा जिसका नाम क्या था? स्वेडबर्ग। तो इसको स्वेडबर्ग यूनिट भी बोल देते हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, है ना? तो ये थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक तो प्रोकैरियोटिक है बेचारी, यूकैरियोटिक कोशिका आगे जाके और दो टाइप की हो जाती, और वो क्या है? प्लांट सेल और एनिमल सेल। समझ में ही बात? तो कभी भी ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्या हमारे क्या जब हम लोग बीएससी में थे, ठीक है, तो ये क्या था हमारा बीएससी का फाइनल का वाइवा हो रहा था। ठीक है, तो फाइनल बीएससी फाइनल का वाइवा हो रहा था। ठीक है, तो सर आ रहे थे जो पूछ रहे थे, एक लड़का था हमारे क्लास में पूनम चंद नाम से। ठीक है, वो ऐसे बिल्कुल इंसर्ट करके ऐसे बन के आता था। ठीक है, तो उसको पूछा, सर बैठाया, बेटा के तू क्या है, कि वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट है? कि सर ये तो नहीं पढ़ा। तो के तो कब तो आप पूछो कि सर पढ़ के मैं कुछ पहले सर ने पूछा कि सर क्या पढ़ के आया, ताकि उसके अकॉर्डिंग पूछा। सर पूछ लो, कोई भी पूछ लो। तो चल ये नहीं आता तो ये तो बता दे कि तू नॉन कॉर्ड डेटा है कॉर्ड डेटा है? सर नॉन कॉर्ड डेटा हूँ। अरे भाई तू नॉन कॉर्ड डेटा तो इस चेयर के ऊपर बैठा कैसे है? तो नॉन कॉर्ड डेटा बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते। तो क्या सर पता नहीं। ठीक है, और चल और बता, ये तो बता दे कि तू प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है? सर प्रोकैरियोटिक हो। क्या बात कर रहा है? क्या? हाँ सर बिल्कुल प्रोकैरियोटिक। कहाँ से पढ़ गया? किताब में लिखा हुआ था। तो ऐसा नहीं करना, अपन कैसे हैं? यूकैरियोटिक है। ठीक है, उसका तो अलग ही था। एक हमारे प्रैक्टिकल में होती है डॉग फिश होती है, जिसको कुत्ता मछली बोलते हैं, स्कोलियोडन कहते हैं उसको, नाम उसका होता है। उसका नाम डॉग फिश इसलिए रखते हैं, उसमें जो स्मेलिंग की कैपेसिटी है, मतलब काफी दूर से शार्क है, डॉग शार्क है एक तरीके, कॉन्ट्रिक्टीज का मेंबर है। ठीक है, तो उसके अंदर सूंघने की या स्मेलिंग कैपेसिटी इस वजह से होती है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? डॉग फिश। और उसको पूछा इसको डॉग फिश, प्रैक्टिकल स्कोलियोडन का था, डिसेक्शन होता है,
ठीक है, तो उसको पूछा कि बता तू क्या है, किसका डिस्कशन करा, सर डॉग पीस, कुत्ता मछली का। तो बता दे कुत्ता मछली क्यों बोलते हैं, सर आगे से मुंह कुत्ते जैसा होता है। तो ऐसे नहीं करना अपने, है ना। ठीक है, तो अब अपन यूकेरियोटिक कोशिका में भी आगे क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, क्या करेंगे, यूकेरियोटिक कोशिका का डिवीजन यानी कि टाइप पढ़ेंगे, क्या, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अपन लिखेंगे कुछ नहीं इसमें, थोड़ा सा समझेंगे क्या 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 है, ठीक है, फिर लिख लेंगे थोड़ा, है ना। तो एक चीज देखो, प्लांट सेल, और प्लांट का नाम लेते ही अपने दिमाग में क्या आती, पहली चीज है वो बताओ। प्लांट का या पादप का अगर आपके माइंड में नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, लीव्स होती है, चलो ठीक है, ग्रीन होते हैं, ठीक है, और हाँ ये वर्ड, ऐसे वर्ड यूज करो। अब आरएस मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो ऐसे नहीं बोलना कि ग्रीन्स होते, ऐसे नहीं होते, ठीक है। क्या है, एक तो एक वर्ड बोला ऑटोट्रोपिक, अपन को एफिशिएंट बनना है। एफिशिएंट का मतलब आपकी भाषा से समझ में आया आता है, आप भले ही आपका सब्जेक्ट नहीं हो, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप क्या कहोगे, एक पर्टिकुलर वर्ड बोलोगे उसके लिए। तो क्या है, एक तो वर्ड बोला कि ऑटोट्रोपिक, हिंदी इसकी मैं लिख लेता हूं, इसको क्या बोलेंगे, सुअपोसी। और एक पादप के, अगर चलो आप जंतु हो, जंतु के बारे में बताओ दो, आप जंतु हो ना, इंसान एक जंतु है, एनिमल है, हेटेरोटॉपिक होते हैं, ठीक है। एक तो इससे आया, एक वर्ड आया, और हेटेरोट्रोपिक, यानी कि विषमपोषी, ठीक है। और क्या चीज है, हाँ तो ये हो गया ना, विषमपोषी का नाम ही परपोषी होता है। मर्तोपजीवी जिसको बोलते हैं, एनिमल मर्तोपजीवी हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। कौन कौन से, कोई बताओ एग्जांपल का, मर्तोपजीवी कैसे होंगे, उनको तो बोलेंगे कार्निवोर। अगर इकोलॉजी के रेस्पेक्ट में अपन तो क्या बोलते हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, लेकिन जनरली इकोलॉजी या साइंस की भाषा में उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर। और जो कार्निवोर हर्बीवोर दोनों होते हैं उनको ओमनीवोर बोलते हैं, सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, जिसमें इंसान जो है वो सर्वाहारी के अंदर आता है। और सर्वाहारी जो एनिमल होता है उसका कोई भी ट्रॉपिक लेवल फिक्स नहीं होता कि ये फर्स्ट वाले के ऊपर होगा या सबसे ऊपर वाले के ऊपर, उसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती। चलो बताओ, बताओ, और कुछ नहीं आ रहा दिमाग आप यार, क्या होती, हाँ वो चलो सेल की बात करी, ठीक है। चलो एक एक बात ये होगी कि एक के अंदर साइटोस्केलेटन है, एक के अंदर नहीं है, किसके अंदर नहीं है, बिल्कुल आएगी सेल वॉल की बात, बिल्कुल आएगी। तो बात अंतर का मतलब क्या होता है, आपको आता है, सब आता है, बस आपको मैं बता रहा हूं कि भाई हाँ ये चीजें हो रही तो आपके हाँ ये होती है, बाकी पता है आपको। एक चलो ये साइटोस्केलेटन की बात हो गई, ठीक है, बात कर ली, सेल वॉल की बात कर ली, जैसे कि एक एक, एक पढ़ते हैं अपन, फंजाई पढ़ते हैं, कवक, कवक होते हैं, इनको बॉटनी में पढ़ते हैं, जोलॉजी में नहीं पढ़ते इनको। मैं तो जोलॉजी से हूं, मैंने कभी भी कवक नहीं पढ़े। ऐसा क्यों भाई, कवक क्या कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं,
एनिमल भी कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं। तो इनको पादप में क्यों रखा गया? है? जंतु में क्यों नहीं रखा गया? ऐसा क्या हुआ? कवक कभी भी नहीं कर सकते। वो तो सब में होगा, बिल्कुल होगा। फंजाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल डिवीजन वो भी करेगा। है? क्वेश्चन ये है, फंजाई अपन ने क्या बोला? एनिमल। क्या बोल रहे हैं अपन एनिमल में? एनिमल कैसा है? यूकेरियोटिक है। यूकेरियोटिक है। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? पोषण का क्या प्रकार है? हेटेरोट्रोपिक होता है, खुद खाना नहीं बना सकता, लेकिन पादप अपना खाना खुद खुद बनाते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि इन फंजाई को एनिमेलिया के अंदर क्यों नहीं रखा, प्लांटी के अंदर ही क्यों रखा? या बोले तो पादप जगत के अंदर ही क्यों रखा, जंतु जगत के अंदर क्यों नहीं रखा? वीटेकर ने ऐसा करा था, क्यों करा ऐसा? ऐसा क्या देखा उसने? कुछ तो करेक्टर यूज करे होंगे तभी तो इसको इसमें रखा है, मर्जी से तो रखा नहीं। मर्जी से रखता तो वायरस को भी रख लेता है इसके अंदर कहीं ना कहीं। तो भला ही वो ना डिपेंडेंट है, जंतु नहीं होते क्या? हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन का एसोसिएशन होता है, बिल्कुल। सार्क और रेमोरा का एसोसिएशन होता है। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन तो एनिमल एनिमल के बीच में भी होते हैं। जैसे कि बगुला, गाय चरती है साथ में बगुला चरता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमेंजेलिज्म बोलते हैं, सहोपकारिता, जिसमें एक को तो फायदा होता है, एक को कोई फायदा नहीं, जीरो। सिस्टम क्या होता है वहां पे? गाय चरती है तो उसके पैरों से क्या होती है? घास हिलती है। घास हिलती है तो उसमें से कीड़े बाहर निकलते हैं, और कीड़ों को खाने का काम कौन करता है? बगुला। तो इसमें भैंस जो चर रही है या गाय जो चर रही है उसको कोई नुकसान नहीं है, वो अपना काम कर रही चल रही है, लेकिन उससे किसको फायदा हो रहा है? बगुले को फायदा हो रहा है। तो इसमें एक सजीव तो क्या है? उदासीन है, उसको कुछ फायदा नुकसान नहीं, जीरो। जबकि एक को क्या हो रही है? पॉजिटिव। तो ऐसे पढ़ेंगे अपन इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। अब बताओ मुझे, ये मेरा सवाल ये था। हाँ, क्या है? देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में सबसे जो एक पर्टिकुलर करेक्टर ध्यान रखा गया, सबसे जो इंपॉर्टेंट करेक्टर ध्यान रखा गया, वो क्या है? सेल वॉल की प्रेजेंट या अब्सेंस। याद रखना ये चीज। क्या? कोशिका भित्ति का अभाव या उपस्थित है? अगर कोशिका भित्ति का अभाव है तो वो प्लांट है। सॉरी, कोशिका भित्ति का अगर प्रेजेंस है तो वो क्या है? प्लांट है। और अगर कोशिका भित्ति नहीं है तो वो क्या है? एनिमल सेल। तो क्या कवकों के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। तो वो क्या है? प्लांट के अंदर रखे गए। ध्यान रखना, ठीक है? तो चलो, सेल वॉल का कंसेप्ट हो गया। अब हाँ, हो सकता है कि दोनों के अंदर उनका कंपोजिशन फर्क हो सकता है। जैसे कि अपन देखेंगे, प्लांट के अंदर जनरली जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की। लेकिन कवक के अंदर वही जो सेल वॉल है वो किससे बनती है? काइटिन की बनती है। किससे बनती है? काइटिन। उसी तरीके से याद रखना, जो इंसेक्ट होते हैं, कीट, जो उसका बाहरी कवच होता है वो भी किससे बनता है? काइटिन से बनता है। किससे बनता है? काइटिन से। इसलिए वो हार्ड होता है। ठीक है, चलो और कुछ करेक्टर बता सकते हो जो आपको याद ध्यान में आ रहे हो कि भाई ये अंतर हो सकते हैं? हाँ, रिक्तियाँ। प्लांट में बड़ी सी रिक्ति होती है, एकदम खाली जगह होती है, बिल्कुल एकदम बड़ी सी। जो क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको अपशिष्ट पदार्थ को लेके बाहर फेंकने का काम करती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन और पोषण वगैरह के अंदर उनको स्टोर करने का काम कुछ क्या बोलते, जैसे कि प्लांट सेल क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन नहीं, फोटोसिंथेसिस करती है, उससे ग्लूकोज बनाती है। ग्लूकोज बन गया, फिर उसको स्टोर करने के लिए किस में कन्वर्ट कर देती है? स्टार्च में। अब स्टार्च को कहाँ पे स्टोर करती है? वो अपनी सेल के अंदर जो वैक्यूल है बड़ी बड़ी, उन वैक्यूल के अंदर स्टोर करती है उनको, जिनको फूड वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूल अलग अलग प्रकार की, फूड जो न्यूट्रिशन का काम करती है वो फूड वैक्यूल है, एक्सक्रेशन वाला वो उसका अलग है। मतलब अलग अलग प्रकार का काम है। कैसा है, समझ में आई बात? तो वैक्यूल किस में है? एक बड़ी सी वैक्यूल होगी बीच में, सेल के सेंटर में। किसमें? प्लांट सेल में। अब एक चीज सोचो कि अगर उसके सेंटर में वैक्यूल है तो न्यूक्लियस कहां पे होगा? तो थोड़ा सा साइड में खिसा हुआ, तो ये एक अंतर और हो गया।
जंतु कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार की वैक्यूल या तो नहीं है, या है तो भी बहुत छोटी छोटी है। तो न्यूक्लियस एकदम बिल्कुल क्या कहां पे होगा? सेंटर में होगा। किसके अंदर? एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल में एक साइड में पेरीफेरी परिधि की तरफ खिसका हुआ देखा जाएगा। और क्या अंतर हो सकते? अब एक तो अपन ने बोल ही दिया, लेकिन उसका और अगर क्या बोला मैंने कि प्लांट सेल है वो क्या होती है? ऑटोट्रोपिक होनी, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करती है। एक प्रोसेस है जिसमें क्या करी जाती है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करा जाता है। कुछ क्या होते हैं? पिगमेंट या वर्णक होते हैं उसकी पत्तियों के अंदर, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। वो पिगमेंट क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। लाइट एनर्जी को ट्रैप करके CO2 और वाटर का यूज करते हुए इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और ग्लूकोज ही क्या होता है? फूड सोर्स होता है। इसीलिए उनको क्या बोले अपन? स्वपोषी या ऑटोट्रोपिक। अब ये प्रोसेस कर रहे हैं, यही कि ये प्रोसेस एनिमल सेल में नहीं होता। नहीं, क्यों नहीं होता? तो ये डिफरेंस हो गया। क्यों नहीं होता? क्योंकि पादप सुकोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक कोशिका अंग है सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर वो पाया जा रहा है, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक नहीं पाया जाता। तो ये और अंतर हो गया। वैक्यूल का हो गया, न्यूक्लियस साइड वाला वो हो गया। पोषण के न्यूट्रिशन के आधार पे तो बोला एक स्वपोषी एक विषमपोषी, वो हो गया। सेल वॉल का हो गया। और एक कोशिका अंग होता है जिसका नाम होता है लाइसोसोम, जिसको आगे अपन पढ़ेंगे। हाँ, सुसाइडल बैग या कोशिका की आत्मघाती थैली। ठीक है, ये लाइसोसोम प्लांट सेल के अंदर नहीं होते, जबकि एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम बहुत है। और लाइसोसोम होते क्या है? क्या काम करते हैं? ये सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। जैसे कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, जैसे कि हर एक सेल के अंदर लाइसोसोम है, वो सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम है। किसका? लाइसोसोम में नहीं होता। प्रोटीन का सिंथेसिस हमेशा क्या होता है? RER के ऊपर होता है, या राइबोसोम करता है। राइबोसोम क्या होते हैं? साइटोसोल में फ्री भी प्रेजेंट रहते हैं और RER के ऊपर भी प्रेजेंट है, यानी कि SER जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER बोलते हैं, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। और जिस ER के ऊपर राइबोसोम नहीं होते उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER, यानी कि चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। और चिकनी अंतःपर्दवी जालिका है वो तो क्या करती है कि लिपिड बायोसिंथेसिस करती है, जबकि लिपिड का निर्माण करती है, जबकि खुरदरी वाली है जो किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं, और राइबोसोम का काम ही क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब राइबोसोम अंतःपर्दवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो है ही है, इसके अलावा साइटोसोम में फ्री भी होते हैं। तो जो RER वाले राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं उनको तो बोलते हैं स्त्रावी प्रोटीन या सिक्रेटरी प्रोटीन, और जो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम है जो वो प्रोटीन बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे? साइटोसोलिक प्रोटीन या कोशिका द्रव्यीय प्रोटीन। ठीक है ना? तो प्रोटीन कहां पे बनता है? राइबोसोम के बनता है। राइबोसोम फ्री राइबोसोम भी हो सकते हैं RER के ऊपर, मतलब कुल मिला के RER जो होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। समझ में आई बात? ये तो ये हो गया। चलो, और तो लाइसोसोम की मैंने बात कर ली। क्या लाइसोसोम किस में है? एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम है। क्यों? सेल का लाइसिस करना और नेक्रोसिस, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, डेड सेल, कहीं पे भी घाव हो गया उसके ऊपर डेड सेल आ गई, तो डेड सेल को रिमूव करने का काम कौन करता है? सेल के लाइसोसोम करते हैं। कोई सेल के अंदर कोई चीज खराब हो गई है, कोई एंजाइम सही तरीके से काम नहीं कर रहा, सही तरीके से प्रोटीन बनी नहीं, उस प्रोटीन का लाइसिस करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। जैसे कि मान लो किसी सेल के अंदर कोई प्रोटीन बना, उसकी सही फोल्डिंग नहीं हुई है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो लाइसोसोम उसको वापस अनफोल्ड करके सेल क्या करती है? उसको वापस, पहले तो ऐसे खराब जाने नहीं देती क्योंकि उसके लिए एनर्जी लगी है, उसको बना तब उसके लिए ATP खर्च हुई है, तो सेल उसको ऐसे फेंकती नहीं, पैसे वापस उसको अनफोल्ड करती है, प्रोटीन को वापस अनफोल्ड करके सही तरीके से वापस फोल्ड करने की कोशिश करती है, क्या पता वापस काम करने लग जाए। लेकिन तभी भी अगर वो ट्रंकेटेड है, काम नहीं कर पा रहा है, तो अब उसको सेल वैसे प्रोटीन की सेल को जरूरत है नहीं है, तो फिर वैसे प्रोटीन को लाइसोसोम के साथ जोड़ा जाता है और उसको क्या करा जाता है? डिग्रेड या लाइसिस किया जाता है। लाइसिस क्यों हो पाते हैं? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एसिडिक पीएच होती है और इन सभी मॉलिक्यूल को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं जिसको हाइड्रोलेजेज या जल अपघटनीय एंजाइम बोलते हैं। तो इसकी लाइसोसोम की बाहर साइटोसोल की पीएच क्या होती है?
7.2 के आसपास, ऐसी 7.4 या 7.2 के आसपास होती है, लेकिन लाइसोसोम की पीएच होती है 5.2, 5 के आसपास। तो इसको सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं, आगे अपन देखेंगे, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। जैसे ही अगर मान लो ये लीक हो जाए या फट जाए सेल के अंदर किसी कारण से, तो इसके अंदर जो हाइड्रोलेज भरे हुए हैं, एंजाइम भरे हुए हैं, वो सारे सारे सेल के अंदर रिलीज कर देंगे, और सेल के अंदर जो भी सारा कंटेंट होगा उसको क्या करेंगे, लाइसिस कर देंगे। डीएनए का भी लाइसिस कर देंगे। डीएनए में क्या है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड होता है, और न्यूक्लियोटाइडेज और एंजाइम होती है इसके अंदर, वो उसको क्या करेगी, तोड़ देगी। जो भी सेल के अंदर प्रोटीन है उनको तोड़ देगी, जो भी लिपिड है उनको तोड़ देगी, जो भी कार्बोहाइड्रेट पड़े हैं उनको तोड़ देगी, माइटोकॉन्ड्रिया का लाइसिस कर देगी, जो भी उसमें है सबको खा जाएगा वो। तो इसको किसी का क्या बोलते हैं, इसको सुसाइडल बैग। तो अपन ने सुना होगा स्व प्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यून डिजीज, वो लाइसोसोम के कारण ही होती है। मान लो नॉर्मली सेल तो क्या करते हैं, लाइसोसोम क्या करते हैं, मान लो अपन कोई बैक्टीरिया अंदर गया है, फॉरेन पार्टिकल अंदर गया, तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, फैगोसाइटिक कोशिकाएं होती है जो लाइसोसोम की तरह ही काम करती है, ब्लड में पड़ेंगे अपन। वो क्या करती है, उस बैक्टीरिया को अपने साथ फ्यूज करती है, फ्यूज करके उनको क्या कर देती है, डिग्रेड करती है। वो तो लाइसोसोम ही है एक्चुअली, वो समझ में आई बात, ठीक है। तो ये लाइसोसोम जो है प्लांट सेल बेचारों के अंदर नहीं होते, किसमें होते, एनिमल सेल के। और क्या डिफरेंस, किसकी, प्लास्टिड तो वो है ही नहीं, किसमें, एनिमल में है ही नहीं भाई। देखो क्लोरो प्लाज्मिड अलग है, मैं बताता हूं, अभी बताता हूं, रुको, ठीक है। प्लाज्मिड जो डीएनए है, इसके बारे में अपन को बात ही नहीं करनी यहां पे। क्यों, ये ओनली प्रोकैरियोटिक विचारों में ही है, बाकी यूकैरियोटिक में नहीं है। यूकैरियोटिक में एक मेन डीएनए वही होता है, एक्स्ट्रा कोई डीएनए नहीं होता उसके अलावा। समझ में बात। अब यहां पे मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूं प्लास्टिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं लवक। ये क्या है, अब जैसे कि अपन पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड है जिसमें ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है एमाइलोप्लास्ट। कोई क्या करते हैं, कलर, फ्रूट के अलग अलग कलर होते हैं, फ्लावर के अलग अलग कलर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उन पिगमेंट के कारण होते हैं। कोई प्लास्टिड क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। जैसे कि आलू में फूड स्टोरेज हुआ, या पत्ती, ऐसा कौन सा ऐसा चीज आप जो खाते हो, ऐसा कौन सी चीज बता सकता है जो क्या होती है, पत्तियां होती है लेकिन आप खाते हो, उसमें फूड होता है। पालक में तो कोई फूड होता नहीं है, उसमें बस उसके न्यूट्रिशन है वो लेते हैं, वो तो पत्तियां ही है, एक्चुअली पत्तियां ही हैं। लेकिन ऐसी कौन सी मॉडिफाइड रूपांतरित पत्तियां हैं जो अपन खाने के लिए यूज करते हैं, फ्रूट की तरह यूज करते हैं। मतलब फ्रूट की तरह एक तरीके से देखा तो खाने के लिए, बाकी उसका कोई काम नहीं होता ना, वो फोटोसिंथेसिस करती है। किसका, फोटोसिंथेसिस करता है लेकिन उसको अपन तोड़ के लेके आ जाते हैं। स्वाद उसका थोड़ी होता है, स्वाद तो किसका होता है, ऊपर जो डालते हैं उसका होता है। तो तुलसी तो पत्ती होती है भाई। जैसे कि अपन आलू खाते हैं, आलू क्या है एक्चुअली, फ्रूट नहीं है, तना है। गाजर खाते हैं, गाजर क्या है, रूट है। मूली खाते हैं, क्या है, रूट है। ये मॉडिफिकेशन है, प्लांट के अलग अलग भाग के मॉडिफिकेशन है। नॉर्मल जो काम करना होता है उनको वो नहीं करके वो दूसरा काम करते हैं, यानी कि फूड स्टोरेज का काम करते हैं। बताओ, अरे एप्पल तो फ्रूट है। सवाल ये है ऐसी कौन सी चीज है जो अपन खाते हैं लेकिन वो एक्चुअली लीव है, लेकिन उसमें फूड स्टोरेज हो रहा है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है वो लीफ। प्याज, प्याज क्या है, लीफ ही तो है, लीफ है। हरे वाले नहीं, नॉर्मल जो प्याज खा रहे वैसे लेयरिंग, वो तो काटते हो ना, रूट कैसे, प्याज के नीचे जड़ें निकली हुई नहीं होती। प्यार कैसे होता है, ऐसे होता है प्याज, इसके नीचे ऐसे ऐसे, ऐसे जड़ें होती है, ऊपर यहां से स्टेम निकला हुआ होता है, लेकिन उसको काट देते हैं अपन, और ऐसे ऐसे लेयर में इसके ऊपर क्या होती है, पत्तियां होती है इसके ऊपर। तो जैसे जैसे प्याज पुराना होगा वो छोटा होता जाएगा अपना आप। क्यों होगा, उसकी ऊपर की जो लीफ वाली लेयर है वो सूख रही है। तो एक्चुअली प्याज के अंदर फूड का स्टोरेज कौन कर रही है, लीफ कर रही है, जो खा रहे हो आप वो लीफ है। वैसा का वैसा लहसुन के अंदर नहीं, कौन, पत्ता गोभी क्या है वो,
ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल ही है। एक फ्लावर जो है वो एक्चुअली फूल गोभी और वो वाली क्या कर रहा है, फूड स्टोरेज का काम कर रहा है, मतलब फ्रूट वो एक तरीके से फ्रूटी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इनकी जो लीफ स्टोर करती है, वो पत्ता गोभी बोलने से वो पता नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या है लीफ, क्या है फूड स्टोर किसमें होता है, लहसुन के अंदर जिसमें पड़ते हैं अपन, गार्लिक जिसको बोलते हैं, ये भी क्या है पत्तियां हैं। ठीक है, तो इन जो भी ये चीजों में फूड का स्टोरेज जो कर रहा है एक्चुअली उसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये प्लास्टिड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुछ प्लास्टिड क्या करते हैं, जैसे कि एमिलोप्लास्ट, तो एमिलोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च का स्टोरेज करता है, मंड जिसको बोलते हैं अपन हिंदी के अंदर, मंड या स्टार्च। ठीक है, कुछ प्रोटीन, प्रोट्यूप्लास्ट, ऐसे कुछ लवक होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं। तो लवक अलग अलग तरह के हो सकते हैं। फोटोसिंथेसिस वाले क्या कहलाते हैं, उसको क्लोरोप्लास्ट बोल दिया, हरित लवक बोल दिया, क्या बोल दिया, उसमें हरा पिगमेंट है, क्लोरोफिल के पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करते हैं। और एमिलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्रोट्यूप्लास्ट, खूब तरह के प्लास्टिड होते हैं। तो प्लास्टिड किस में होंगे, ओनली प्लांट सेल में होंगे, एनिमल सेल में कोई भी प्लास्टिड नहीं है। तो ना हरित लवक है, नहीं बाकी वाले कोई भी नहीं है, और हरित लवक की वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये एक और डिफरेंस हो गया, लवक वाला प्लास्टिड, प्लास्टिड किस में है, प्लांट सेल में है। और लेकिन फिर भी मैंने नीचे प्लास्टिड और लिख लिया है और ऊपर एक स्पेशल फीचर है तो मैंने क्लोरोप्लास्ट का ऊपर अलग ही लिख लिया, लेकिन एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड ही है। समझ में आई बात। अब बात आती है, और ये हो गया, फिर क्या बोलते हैं कि जब सेल डिवीजन होता है इसके अंदर, जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है, पहले तो जो उनका न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, उसके बाद में जब उससे दो सेल बनती है तो उसका जो साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है उसका भी तो विभाजन करना पड़ेगा मेरे को। सेल मान लो भाई, जैसे कि मान लो एक सेल है, प्लांट सेल है ऐसी, इसको दो भागों में डिवाइड करना है, तो इसका जो पहले न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस का भी डिवाइड होके दो हो गया, तो इसका साइटोप्लाज्म है वो भी तो क्या करना पड़ेगा, दो भागों में बांटना पड़ेगा। तो वो प्लांट सेल के अंदर एक सेल प्लेट मेथड है, उसके द्वारा होता है, कोशिका पट्टी विधि। यानी कि जैसे कि नॉर्मल एक सेल है ये पहले वाली, इसके मध्य में एक ऐसी ऐसी प्लेट बनती है, और जैसे जैसे पूरी प्लेट बनती है, और प्लेट बनने के बाद में क्या होती है, ये एक सेल थी, अब ये कितनी सेल हो गई है, दो सेल। और आपको पता है प्लांट सेल के बीच में, दो सेल के बीच में इतना गैप नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में एक ओपेनिस्ट लेयर होती है। मान लो एक ये होगी और ये बीच में एक ओपेनिस्ट लेयर है जो दोनों सेल का काम कर रही है। भाई देख, इस सेल के लिए भी ये लेयर यही है और इस सेल के लिए भी ये लेयर वही है, जो क्या है कॉमन लेयर है दोनों के बीच में, दो सेल के बीच में क्या है, कॉमन लेयर है। और इस कॉमन लेयर को अपन नाम देते हैं मिडल लेमिला। आगे अपन सेल वॉल पढ़ेंगे तब इसमें बात करेंगे, मिडल लेमिला या मध्य पटलिका। तो ये मिडल लेमिला प्लांट सेल में ही क्यों बनती है, क्योंकि इसमें जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो किस मेथड के द्वारा होता है, सेल प्लेट, यानी कि सेल के एकदम बीचों बीच एक प्लेट नुमा संरचना बनती है, जिसमें गोल्जी वेसिकल्स काम करती है, फ्रेगमोप्लास्ट है, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम पेक्टेट वगैरह वो काम करता है। इतना डिटेल में नहीं जाना अपन को, ठीक है, आगे वहां पे बात कर लेंगे अपन, ठीक है। तो कुल मिला के, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, क्लीवेज पैटर्न होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे कि ये एनिमल सेल है, इसमें यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट है, तो वो यहाँ से इस सेल मेम्ब्रेन को पकड़ के अंदर खींच लें, और यहाँ वाले जो है इसको यहाँ से अंदर खींचते, तो अंदर खींचने की वजह से ये अब ऐसा ऐसा होने लग गई ऐसे। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये खांच गहरी हो जाएगी और अंत में जाके ये क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, और मिल जाएगी तो एक सेल से फिर अब कितनी सेल बन जाएगी, दो सेल। तो इसमें ये कोशिका द्रव का विभाजन है वो किस निर्माण विधि से होता है, खांच निर्माण, यानी कि क्लीवेज, विदलन की प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, इसमें खांच निर्माण और इसमें कोशिका पट्टी का निर्माण, ये भी एक अंतर हो गया। समझ में आई बात। और प्लांट सेल में क्या क्या चीजें आती है, कहां से स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं, पादपों को कहां से स्टार्ट करते हैं, प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो कहां से, सेवाल पढ़ते हैं ना, सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो क्या ये सारे के सारे क्या है, प्लांट है। उसी प्रकार एनिमल में, एनिमल फल फिर सिलेंडर जो भी मामला आता है, कुल मिला के एनिमल सारे इसमें आते हैं।
निम्न एनिमल से लेकर के उच्च अपन तक, इंसान तक। इंसान से तो ज्यादा एडवांस में कोई है नहीं, तो ये सारे एनिमल सेल के अंदर आ गए। और कुछ पॉइंट बच गए तो मेरे को बता दो, कोई और हो सकता है, एक दो रह गए हो। क्या है? हाँ, ग्रोथ वाला बता देते हैं भाई। ग्रोथ क्या है आपको पता ही है, पता ही क्या है कि प्लांट सेल के अंदर जीवन पर्यंत वृद्धि चलती है, चलती है। आप देखते हो जब तक लंबा होता रहता है, नए उत्तक आते रहते हैं, नए अब उसको छांगोगे तो वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के उसके अंदर कोई भी अगर लॉस हो रहा है उसका कंपनसेशन जीवन भर होता रहता है। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल में एक पर्टिकुलर टाइम है, उस तक की ग्रोथ होती है, उसके बाद में ग्रोथ क्या हो जाती है? रुक जाती है, बंद हो जाती है। तो पादपों के अंदर वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो वृद्धि है एक टाइम पीरियड के बाद में रुक जाती है। और क्या कंसेप्ट रह गया? सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल का क्या है कि एक ऐसे, जनरली तो सेंट्रोसोम होता है। एक सेंट्रोम के, जैसे कि एक सेंट्रोसोम है, इसमें 90 डिग्री में दो ऐसे सेंट्रियोल लगे रहते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री ऐसे व्यवस्थित होते हैं। और इनका काम क्या होता है? तर्क तंतुओं का निर्माण करते हैं। जब कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का विभाजन होता है, माइटोसिस मियोसिस जब होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है कि गुणसूत्रों को दो अलग अलग सिरे पे, भाई मान लो किसी एक सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम है उनको हाफ हाफ डिवाइड करना है। सेल डिवीजन जब हो रहा है हाफ हाफ डिवाइड करना, आधे सेल में जाने चाहिए, आधे सेल में बराबर होने चाहिए। तो उनको फिर ऐसे विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने का काम कौन करते हैं? तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर। कौन करते हैं? स्पिंडल फाइबर। ऐसे दागेनुमा संरचनाएं होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनती है। वो एक्चुअली एंड में इस प्रकार से होता है। भाई मान लो एक सेल है ये, ठीक है, और ये सेंट्रोसोम का कंसेप्ट ओनली किस में होता है? एनिमल सेल में ही होता, प्लांट सेल में नहीं होता। एक इधर की तरफ होता है और एक इधर की तरफ, बीच में ऐसे क्रोमोसोम पड़े हैं माना कि। आगे अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें बताऊंगा इसके बारे में, अभी थोड़ा सा बता रहा हूं। मान लो ये दो क्रोमोसोम है कोई, ठीक है, तो यहां से कुछ ऐसे धागेनुमा संरचनाएं निकलेगी। ठीक है, अब ये क्या करेगी? इन क्रोमोसोम को यहां से बीच से तोड़ने का काम करेगी। तोड़ने के बाद क्या देखा जाएगा? एक क्रोमोसोम ये इधर, उसी प्रकार इसकी दूसरी भुजा इधर की तरफ, ये इधर सेंट्रियोल है, ये ऐसे अपनी ओर खींच रहे हैं। गुणसूत्र को बीच में तोड़ा, तोड़ के आधे गुणसूत्र तो ऊपर और आधे गुणसूत्र नीचे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सेल से फ्यूचर में दो सेल बनेगी, तो दोनों सेल के लिए भी तो अपन को क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। अब क्या होगा? ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, और जैसे ही डिवीजन होगा अब इसके बाद में इसमें क्या होगा? कोशिका द्रव विभाजन होगा, और कोशिका द्रव विभाजन होगा तो इसके आगे की क्या कंडीशन आ जाएगी? ये दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम है यहाँ विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे, यहाँ ऊपर जाके बैठ जाएंगे, ये भी यहाँ पे क्या होगा? हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। और अब इसमें क्या होगा? ये खांच निर्माण होगा, यहाँ से खांच निर्माण होगा, तो धीरे धीरे ये सेल इस प्रकार से दो हो जाएगी। यहाँ पे ये क्रोमोसोम एक, ये क्रोमोसोम एक, ये क्रोमोसोम एक, और ये ऐसे कर करके यहाँ पे मिल जाएगी, और अंत में कितनी कोशिकाएं बन जाएगी? दो कोशिकाएं। यानी कि सेल डिवीजन जब हो रहा है किसके अंदर? एनिमल सेल के अंदर। तो एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन के दौरान इसमें विपरीत ध्रुवों, दोनों विपरीत ध्रुवों के ऊपर कुछ संरचनाएं पाई जाती है जो तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है। ये संरचनाएं क्या कहलाती है? सेंट्रोसोम। और हर एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं जो एक दूसरे के 90 डिग्री क्या होते हैं? अरेंज रहते हैं। तो ऐसा किस में होता है? ओनली एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। समझ में आई बात? एक ये अंतर हो गया। और क्या बच गया? कोई हो गया सब? सीलिया फ्लैजेला, प्लांट विचारों में तो होते नहीं है, कुछ लोअर प्लांट है उसमें देखा जा सकता है, जैसे कि सेवाल वगैरह के अंदर सीलिया एंड फ्लैजेला देखे जा सकते हैं। बाकी प्लांट कोशिका के अंदर सीलिया एंड फ्लैजेला नहीं हो सकते, क्योंकि ये काम क्या है इनका? कोशिका को गतिशील बनाना। और पादप कोशिका बेचारी गतिशील होती नहीं है। होती है क्या? नहीं होती है। मूवमेंट नहीं होता उसके अंदर। मूवमेंट क्यों नहीं होता उसमें? सेल वॉल है, रिजिड है, जहां रहना वहीं स्ट्रक्चरल रोल पे, मोटाइल नहीं होती। तो ये एक और अंतर है। ठीक है, उसी प्रकार
जंतु कोशिका के अंदर यूजुअली आपको क्या होते हैं, सामान्यतः सीलिया एंड फ्लैजेला देखे जा सकते हैं, जैसे कि एग, या अंदर की तरफ अपने क्या होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर अपन मूवमेंट जब देखते हैं, भोजन का क्या बोलते हैं, पाचन जब देखते हैं, तो वहां पे भी कोई माइक्रोविलाई एक्चुअली वो उसी की तरह काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो पादप कोशिका के अंदर जैसे कि स्पर्म देखते हैं आप, स्पर्म क्या है, एनिमल सेल है, एनिमल के अंदर ये भी एक जर्म सेल है, तो उसमें क्या होता है, हेड होता है, उसके बाद में टेल होती है पीछे। टेल क्या है एक्चुअली, है क्या ये टेल के पीछे क्या है, फ्लैजेला है। और फ्लैजेला के अंदर क्या होती है, एटीपी को यूज करने की कैपेसिटी पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और एटीपी को यूज करते हुए क्या करता है, मोशन करता है, और स्पर्म को क्या करता है, फॉरवर्ड मूवमेंट करवाने के लिए काम करता है। तो सेल की क्या होती है, मूवमेंट के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो सीलिया एंड फ्लैजेला जनरली किस में देखे जाते हैं, एनिमल सेल के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो ये क्या है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब इसको याद करेंगे अपन बोल के, क्या क्या अपन ने पढ़ा है। हाँ, वो इसका अरेंजमेंट है, ठीक है। वो अब जब सीलिया एंड फ्लैजेला है तो वहां पे मैं लिखवा दूंगा आपको क्या है, 9 क्या है, 2 प्लस क्या है, 9 प्लस होता है एक, उसके अंदर 9 प्लस 0 होता है, जैसे सेंट्रियोल की उनकी मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर बात करेंगे तब अपन बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये अरेंजमेंट मैं आपको बता दूंगा जब सीलिया एंड फ्लैजेला पढ़ेंगे। अभी तो अपने माइटोकॉन्ड्रिया बाकी पढ़ा, सारे बाकी पढ़े, इनकी बारी पीछे लास्ट में आएगी सब, ठीक है। तो एक एक पॉइंट करके अपन वापस देखते हैं ना। सबसे पहला पॉइंट अगर देखें तो सबसे पहला क्या है, एक पादप कोशिका की बात कर रहा हूं मैं, एक जंतु कोशिका की बात कर रहा हूं। अब सेब की बात करें, सेब तो आप देख लेंगे, मेरे को बताता नहीं बड़ी कौन सी होगी, पादप कोशिका बड़ी होगी थोड़ी सी। अब बड़ी के कैसे, दोनों का कंपैरिजन करके बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं एक को बोल दिया कि बड़ी है, अब इसका क्या पैरामीटर है क्या बड़ी है, इससे बड़ी भी तो और चीजें हो सकती है। तो हमेशा किसी चीज की तुलना करने का कारण ही उसको बोलते हैं कि भाई एक बड़ी है एक छोटी है, ठीक है। तो कंपेरेटिवली प्लांट सेल थोड़ी सी बड़ी होती है साइज में, और जो एनिमल सेल है वो थोड़ी सी, और वहां पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक छोटी होती है, यूकैरियोटिक बड़ी होती है, और यूकैरियोटिक में भी कौन बड़ी है, प्लांट सेल ज्यादा बड़ी है एनिमल सेल की तुलना में, ठीक है। वो तो अपन ने देख लिया, चलो। और शेप चेंज कौन करती है कौन नहीं है, किसमें सेल वॉल है वो भी देख लिया। तो अब एक एक करके पॉइंट देखो। चलो ठीक है कि भाई न्यूट्रिशन के रेस्पेक्ट में अगर बात करी जाए तो पादप क्या होते हैं, पोषी होते हैं, यानी कि ऑटोट्रोपिक होते हैं, जबकि जंतु कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं। अब हेट्रोट्रोपिक में और मैं नहीं बात कर रहा हूं कि सेप्रोट्रोपिक है, होलोजोइक है, कैसा कैसा। सेप्रोट्रोपिक में अब मैंने आपको एक एग्जांपल भी पूछा था, सॉरी क्या बोलते हैं, मर्तोपजीवी जो मैंने बोला था उसका मैंने एग्जांपल भी बोला था, कोई बता सकता है, एनिमल है सेप्रोट, अरे केंचुआ होता है। केंचुआ क्या करता है, सड़े गले मर्द कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करके क्या बनाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाता है। तो एक्चुअली क्या है, वो लीटर है, पौधे की सड़ी गली पत्तियां वगैरह जो नीचे करी, तो वह है क्या, एक्चुअली डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, उसका डिकम्पोजिशन कर रहा है, और उसको क्या कर रहा है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में यानी फॉस्फेट, नाइट्रेट, इनको क्या कर रहा है, सोइल में मिक्स कर रहा है, जिससे सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। और सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको प्लांट लेंगे तो प्लांट की ग्रोथ होगी। तो ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कर रहा है। क्या हो रही है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। चलो ये हो गया। अब और अपन डिफरेंस पढ़ते हैं। पहला क्या है, सबसे पहले एक बार छोड़ो मैन बात करो, बाकी चीजें रामायण तो होती रहेगी। सबसे पहले सेल वॉल की बात कर लो। सेल वॉल किस में है, प्लांट सेल में। किस में नहीं है, एनिमल में। खत्म बात। और अब इसी के रिलेटेड ही बात कर लो, इसी की सेल वॉल से रिलेटेड ही बात करो। अब सेल वॉल है एक में नहीं है। अब सेल वॉल होने की वजह से क्या हुआ, होने की वजह से रिजिड हो गई, यानी कि उसके अंदर गति या गतिशीलता नहीं पाई जाती। वो कौन होगी, पादप कोशिका हो गई। जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है, एनिमल सेल है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल सेल है। ये हो गया, यानी इसमें मूवमेंट पॉसिबल है। अब आगे और रिक्ति कहाँ है, किसमें बड़ी और एकदम सेंटर में बड़ी सी रिक्ति का देखी जाएगी, प्लांट सेल में। एनिमल में या तो बहुत छोटी छोटी होगी या बिल्कुल होगी भी नहीं। और लाइसोसोम किस में होगा, एनिमल में होंगे, प्लांट में नहीं होंगे। और क्लोरोप्लास्ट किस में होगा, प्लांट में होगा,
एनिमल में, सॉरी एनिमल में नहीं होगा और प्लांट में होगा। और न्यूक्लियस साइड में किसका हुआ है, किस में, प्लांट में। क्यों, क्योंकि रिक्तिका पड़ी, वहां पे जगह नहीं है, एनिमल में कोई है ही नहीं, तो बीच में आराम से पड़ा रहेगा। और हाँ डिवीजन, डिवीजन जो साइटोकाइनेसिस से या कोशिका दरों का विभाजन है, क्लीवेज मेथड से या खांच निर्माण फॉर्मेशन से किस में होता है, एनिमल सेल में। जबकि प्लांट सेल में एक सेल प्लेट बनती है बीच में, कोशिका पट्टी बनती है, और पट्टी का क्या करती है, उसी सेल को दो भागों में विभाजित कर देती है। और तो मोटे मोटे ये आपको, और एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, सीलिया एंड फ्लेजेलान, बाकी सारी चीजें तो बात करी है अपन ने, सबकी एक एक पॉइंट देख लेना, ठीक है। और इसमें कोई भी पॉइंट वापस आपको अगर पढ़ते टाइम डाउट लगे कि भाई ये इसका असर करने क्या होता है, तो मेरे को वापस पूछ लेना कि भाई ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो आपके जितना भी बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, उसमें आप उतना उतना लिख सकते हो, इतना आपके अंदर मैंने इसमें पॉइंट लिखा रखे। बड़ा वाला क्वेश्चन बनाया एकदम, फीचर बनाए, प्लांट सेल एनिमल सेल एक एक करके धड़ाधड़, और उसको पॉइंट वाइज याद कर लो। मेन मेन कौन से पॉइंट वो याद कर लो। फिर ध्यान रखना आंसर जब लिखो ना, सबसे पहले मेन मेन पॉइंट लिखने होते हैं हम लोग, जो की डिफरेंस अपन करते हैं, फिर उसके बाद में डिफरेंस तो और बनते जाते हैं। बाकी सेल मेम्ब्रेन सब में होती है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, बाकी कोई ऐसा है नहीं, ठीक है। अब सेल वॉल का कंपोजिशन क्या क्या किस में है, तो सेल वॉल जब पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के अपन ने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल देख ली, और प्लांट एंड एनिमल सेल देख ली। अब अपन क्या करेंगे, सेल के की कंपोनेंट देखेंगे। अब कोशिका के अंदर घुसना पड़ेगा अपन को, है ना, अभी तो बार बार कैसी कैसी कोशिकाएं हैं। अब अपन पोस्टमार्टम करेंगे उसका। पोस्टमार्टम करने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, स्किन फाड़नी पड़ेगी। तो स्किन यानी कि बाहर की कवरिंग, और बाहर की कवरिंग यानी कि क्या होती है, बाल की, किसी भी सेल के लिए बाहर की कवरिंग जनरली क्या कंसीडर करते हैं अपन, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल की बात नहीं करनी है, अगर सेल वॉल है तो इसके बाहर हो सकती है। और याद रखना, एंटीबायोटिक जो अपन लेते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट, दवाइयां खाते हैं अपन, तो वह एक्चुअली सेल वॉल के अगेंस्ट काम करती है, सेल वॉल को डिग्रेड कर देती है। और सेल वॉल को डिग्रेड करेगी तो बैक्टीरिया जिंदा बचेगा क्या, नहीं बचेगा, ठीक है। तो अपन कंपोनेंट देखेंगे, मेन मेन सेल के अंदर क्या क्या है, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। टाइम हो गया, कंपोनेंट्स सेल। अब कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें के मतलब बाहर से जाएं, तो सबसे बाहर क्या है, जनरली अपन सेल वॉल की बात नहीं करते, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन, या कोशिका झिल्ली। अब इसको बायो मेम्ब्रेन बोलो, दूसरे नाम प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, सब एक ही नाम है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर बात करी जाए, मैं बात करूं तो सेल वॉल अगर है तो हो सकती है, नहीं है तो नहीं होगी, सिंपल। कोशिका ये भित्ति होगी, दो हो गए। अब अपन अंदर घुसेंगे सेल के, अब सेल के अंदर घुसेंगे तो क्या, साइटोप्लाज्म आएगा। तो यहां पे मैं साइटोप्लाज्म वर्ड नहीं करके मैं यूज करता हूं एक प्रोटोप्लाज्म वर्ड यूज कर रहा हूं। अब मैं क्यों यूज कर रहा हूं और क्या है, मैं आपको जब इसमें इसको पढ़ाएंगे तब अब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, और डिफरेंस पढ़ेंगे। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो है या साइटोप्लाज्म की अगर बात करते हैं, उसके अंदर क्या देखा जाएगा, सबसे पहले मेन चीज जो है क्या है, केंद्रक है। केंद्रक हो गया। अब केंद्रक के अलावा जनरली केंद्रक भी सेल ऑर्गेनेल ही है, लेकिन उसको कंट्रोलिंग सेंटर है, उसको इसलिए अलग से लिख लिया। अब इसके अलावा बाकी वालों को मैं क्या बोल दूं, सेल ऑर्गेनेल बोल दूं। तो इसके बाद में जो भी होगी सारे वो क्या है, कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनेली। अब इतना ही है मोटा मोटा, इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे अपन इतना ही पढ़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर थोड़ा सी सेल वॉल के बारे में, फिर उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, फिर उसमें न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद में सेल ऑर्गेनेली जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, जो भी लाइसोसोम जो भी है उनके बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। तो अपन सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब ये है क्या, सबसे पहले बात करनी अपन को इसके बारे में, क्या है ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, सार्वभौमिक संरचना है। इसका क्या मतलब हुआ? 5th नंबर, कोशिका अंगक। अंगक, अंग नहीं होंगे, अंग तो बॉडी के होंगे, अंग तो बहुत बड़ी संरचना हो गई। अंगक, तो इनको क्या नाम दिया? क्या सेल के पार्ट है तो उसको अंगक या ऑर्गेनेली बोल दिया, ऑर्गन नहीं बोल के ऑर्गेनेली, ठीक है। तो अब किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेल मेम्ब्रेन की। और इसके लिए मैंने क्या लिखा है क्या? यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। यूनिवर्सल का क्या मतलब हुआ? इस धरती के ऊपर जो भी प्रकार की सेल है, और दो कौन कौन सी है, या तो प्रोकैरियोटिक होगी या यूकैरियोटिक होगी, जो भी सेल है, कैसी भी सेल है, उसके अंदर ये संरचना तो देखी ही जाएगी। अब देखी और जाएगी, और देखने के अलावा जो इसका कंपोजिशन होगा वो भी दोनों में सेम ही होगा। किससे बनी हुई है? वो प्रोकैरियोटिक में उसी से बनी होगी और यूकैरियोटिक में भी उसी से ही बनी हुई होगी, बस माइनर सा कोई डिफरेंस हो सकता है, बाकी की जो कंपोनेंट उसके है वो क्या होंगे? सेम ही होंगे, ठीक है। ये तो ये हो गया। और इसका ये तो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। यूनिवर्सल एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो कोशिका द्रव्य को सर्वप्रथम क्या करती है? कोट करती है, कवर करती है। अब इसके अलावा और कुछ संरचना है तो वो पाई जा सकती है, जो वो क्या होगी? इसके बाहर की तरफ होगी। सबसे पहले कोशिका द्रव को कवरिंग करने का काम कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अलावा और किसी में कोई संरचना नहीं है तो वैसी सेल के अंदर वो ये एक कवरिंग ही देखी जाएगी, और इसके बाहर अगर सेल वॉल जैसी कुछ संरचना है तो वो इसके बाहर देखी जाएगी। ये हो गया। अब ये किससे बनी हुई है? कुछ तो इसमें कंपोजिशन होगा इसका। तो इसमें अगर कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें लिपिड, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों ही होंगे। क्या होंगे? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो तीनों प्रकार के बायोमोलिक्यूल, जैव अणु, ये तीनों ही होंगे। लेकिन फर्क क्या हो ये होगा, सेल टू सेल ये वेरी करता है, यानी कि इनका जो रेशियो है, किसी सेल में किसी का रेशियो ज्यादा है, किसी सेल में किसी का रेशियो ज्यादा है। वो डिपेंड करेगा कि सेल की नीड क्या है, सेल की कार्य की आवश्यकता क्या है, या उसकी फिजियोलॉजिकल नीड क्या है, सेल क्या काम कर रही है। जैसे कि न्यूरॉन है, न्यूरॉन एक प्रकार की सेल है अपने अंदर, जो क्या करती है? नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह में भेजती है। अब उसका काम क्या है? नर्व इंपल्स को एक जगह पे दूसरी जगह में भेजना, और ये बहुत फास्ट होना चाहिए। तो ऐसी सेल के ऊपर उसकी जो लिपिड कंटेंट होता है वो क्या होगा? ज्यादा होगा, और प्रोटीन वाला थोड़ा क्या होगा? कम होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर ऐसे कोई सेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया जब लिखेंगे तो वहां पे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? द्विझिल्ली का ऑर्गेनल होता है, न्यूक्लियस की तरह ही, दो झिल्लियां होती है उसमें, ऐसे एक ऐसे बाहर झिल्ली, और अंदर वाली झिल्ली में ऐसे फोल्डिंग होती, फिर इसके अंदर खुद का डीएनए होता है, और ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। तो दो झिल्ली है, लेकिन जो ये अंदर वाली झिल्ली है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट काम करती है। जो अपने अंदर वायवीय शोषण होता है, जहां पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ये अंदर वाली झिल्ली करती है। और कैसे करती है? इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन के चैनल और कैरियर प्रोटीन होते हैं। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन। अब यहाँ पे इस सेल की नीड, इस मेम्ब्रेन की नीड क्या है? एटीपी का प्रोडक्शन करना, या इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चलाना। तो उसके लिए मेम्ब्रेन के अंदर इनको क्या चाहिए? प्रोटीन ज्यादा चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में
लिपिड की तुलना में प्रोटीन का कंटेंट जो है वो क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड ऐसी है। तो कोई भी सेल हो उसके कंपोजिशन में लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ही होंगे, लेकिन कौन कितना है, क्या रेशियो है, ये डिपेंड करेगा, सेल टू सेल वेरी करेगा कि सेल की कार्य की आवश्यकता क्या है या फिजियोलॉजिकल नीड क्या है, सेल क्या काम कर रही है। समझ में आई बात? लेकिन जनरली तो अपन सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए मॉडल सेल के तौर पे तो क्या यूज करते हैं, आरबीसी यूज करते हैं। अब इसको यूज करते हुए भी सेल के बारे में स्टडी क्यों करी गई, क्योंकि इस बेचारे के अंदर और कुछ नहीं है, ऐसा खोखला ऐसे मतलब कैप्सूल है समझ लो, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई डीएनए वगैरह, केंद्रक वगैरह कुछ भी नहीं है, हेमोग्लोबिन भरा हुआ होता है, उसको बाहर निकाल दो। कैसे निकालो, सलाइन सॉल्यूशन में डाल दो, तो क्या होगी, पानी अंदर प्रवेश करेगा, और पानी अंदर प्रवेश करेगा तो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन फट जाएगी, ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा, परासरण होगा। अब फटेगी तो क्या बचेगा, अंदर वाला माल मसाला बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, एक लेयर ही तो बचेगी बेचारी, और क्या है, कुछ भी नहीं है। और इसका मैंने एनालिसिस करा, अब मैं इसको अगर टुकड़ों में तोड़ दूं तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसका एक एक करके मेरे को संगठन पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं। तो इसलिए ही क्या करा गया, आरबीसी को मॉडल सेल के तौर पे चुना गया। अगर ऐसा होता, मान लो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता, न्यूक्लियस होता, लाइसोसोम होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी कॉय होते, तो इनकी भी तो मेम्ब्रेन है बनी हुई, ये तो भी उससे ही है ना। तो अगर इसका मैं लाइसिस करता तो इसके साथ साथ मेरे को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुकड़े मिल रहे, तो इसके पास साथ साथ न्यूक्लियस के भी मिलेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के भी मिलेंगे, तो मेरे को कैसे पता चला कौन सी मेम्ब्रेन का क्या कौन सा टुकड़ा है। तो यहाँ पे चेक करने में दिक्कत है, इस वजह से ही इसको क्या यूज करा, बाकी सेल को यूज नहीं करके किसको यूज करा, आरबीसी को। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंटामिनेशन नहीं है, ओनली प्योर आपको वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुकड़े ही मिलेंगे, क्योंकि इसके अलावा वहां पे कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात? ये बात हो गई। अब बात आती है कि लिपिड है, ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट, इनका अरेंजमेंट कैसा है। तो इसको समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के मॉडल दिए गए। कोई बोला कि ऐसे लिपिड की एक सिंगल लेयर है ना, उसमें प्रोटीन इस प्रकार से व्यवस्थित है, कार्बोहाइड्रेट इवन के साथ व्यवस्थित है, अलग अलग प्रकार के मॉडल दिए गए। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए सबसे जो वैलिड कंसेप्ट दिया गया और सबसे सही कंसेप्ट दिया गया वो 1972 में दो आदमी थे, सिंगर एंड निकोलसन। कौन थे? सिंगर एंड, ये याद रखना है ना। अब इन्होंने अपने कंसेप्ट में बताया क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। अब कैसे क्या बताया, कैसे बताया, तो इन्होंने क्या बोला, भाई अपन को ये पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों चीजें हैं। तो सिंगर एंड निकोलसन ने क्या बोला, इनके अनुसार इन्होंने ये बोला कि जो ये लिपिड है ये एक लिपिड की बाई लेयर बनाते हैं, द्विपरत बनाते हैं। इसका मैं डायरेक्ट डायग्राम ही बनाता हूं यहां पे। हो गया, चलो एक मिनट फ्री कर रहा हूं बस, ठीक है। बस एक मैं डायग्राम समझा लेता हूं। अब क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। अब इनका अरेंजमेंट कैसे है,
तो इसके आधार पे सिंगल एंड निकोलसन ने क्या बोला कि ये जो लिपिड है ये बाई लेयर या द्विपरत के फॉर्म में अरेंजमेंट है इनका। बाई लेयर यानी कि ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये इसका ऊपर वाला हेड है और इसकी ये टेल है। इसका जो हेड है इसको जल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पानी से प्रॉब्लम नहीं है, अब ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाहर तो पानी होता है, कोई एक कोशिका के बाहर तो अपने सिस्टम के अंदर पानी है। तो कुल मिला के इसका जो हेड है वो पोलर है, पोलर है तो इसको पानी से दिक्कत नहीं है, तो ये आराम से पानी की तरफ रहता है। लेकिन जो टेल है इसकी नॉन पोलर है, ये पानी से दूर भागती है। अब दूर भाग रही है और पानी से बच रही है, तो बचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी टेल को छुपाना पड़ेगा। और तो टेल को छुपा के क्या कर रही है, ये दोनों जो लिपिड के मॉलिक्यूल है, बाहर की लेयर वाला और अंदर की लेयर वाला, दोनों का हेड जो है ये अपना क्या करते हैं, दोनों बाहर की तरफ रखते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर भी तो साइटोप्लाज्म है, यानी कि पानी है, तो पानी है तो ये पानी से इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पानी की तरह आराम से रह जाता है। लेकिन टेल दूर भागती है पानी से, दूर भागने की वजह से ये क्या करती है, सेल के बीच में दोनों अपनी ये मॉलिक्यूल टेल को क्या कर देते हैं, छिपा देते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, एक लिपिड की बाई लेयर बन जाती है जिसमें क्या होते हैं, लिपिड के एक ऊपर मॉलिक्यूल की लेयर और एक नीचे मॉलिक्यूल की लेयर, जिसमें क्या होता है, हेड तो बाहर की तरफ और टेल क्या होती है, अंदर की तरफ। अब ये लिपिड की ऐसे बाई लेयर बनती, तो एक मेम्ब्रेन का जो मेन कंपोनेंट है, मेन भाग, वो कौन बनाता है, लिपिड ही बनाता है। अब प्रोटीन कहां गए और कार्बोहाइड्रेट कहां गए। अब प्रॉब्लम यह है कि लिपिड क्या करता है, इसके अंदर से जो भी चीजें एंटर करेगी उनको रोकने का काम करता है। मतलब परमिएबिलिटी, अगर पारगम्यता है उसको, उसके लिए बाधक बनता है। कौन बनता है, लिपिड। जाने नहीं देता हर किसी को, लेकिन सेल को तो अंदर से बाहर भेजने के लिए चीज जरूरत है। आरएनए बाहर जाएगा, प्रोटीन अंदर आएगा, बाहर जाएगा, हार्मोन अंदर आएंगे, सारी चीज ऐसे होगी। तो ऐसा करने के लिए इसको कुछ न कुछ गेट रखने पड़ेंगे इसके ऊपर। भाई लिपिड जहां जहां पे है इसके अंदर, वो किसी की एंट्री, हर किसी की एंट्री नहीं देता, वो उसी की एंट्री देता जो उसके जैसा है। अब लिपिड है तो ये लिपिड को तो अपने अंदर से जाने देता कि तुम चले जाओ, तुमको नहीं रोक रहा हूं मैं। लेकिन इसके नेचर के जैसे जो भी नहीं है उनको ये जाने नहीं देता। तो इसके लिए बेचारी सेल ने क्या कर रखा है, इसके अंदर जगह जगह पे क्या बना रखे हैं, गेट बना रखे हैं। और ये जो गेट है वो किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। क्या प्रोटीन से बनते हैं। अब ये क्या गेट क्या हो सकते हैं, या तो चैनल हो सकते हैं और या क्या हो सकते हैं, पंप हो सकते हैं। जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम को बाहर भेजना, पोटेशियम को अंदर भेजना, ठीक है। लेकिन पंप क्या करते हैं, एनर्जी का यूज करके, एनर्जी खर्च करके क्या करते हैं, भाई अब मोटर है अपने नीचे, पानी चढ़ाते हैं ऊपर। भाई लो ग्रेडियंट से ऊपर ग्रेडियंट में कोई चीज भेजनी तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन अगर ऊपर की टंकी से अपने वॉशरूम में जो पानी आता है उसके लिए कुछ मोटर लगा रखी है क्या, नहीं लगा रखी। यानी कि हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट में पानी आ रहा तो उसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए। तो ये जो चैनल है ये हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ कोई भी पदार्थ को ट्रांसफर करेंगे, और पंप जो है जहां पे कम है वहां से अधिक की ओर क्या करेंगे, भेजने का कार्य करेंगे। और ये दोनों के दोनों है जो बनते किससे, प्रोटीन में। और एक सेल मेम्ब्रेन जो है, जो लिपिड की बायोलेयर की बनी हुई है, उसके बीच में कहीं ना कहीं ऐसे मोजेक के पैटर्न के रूप में विद्यमान है। यानी मोजेक यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, ऐसे इस प्रकार से लगातार नहीं होते, स्कैटर्ड फॉर्म में देखा जाते हैं। ठीक, तो इनके लिए कंसेप्ट बोलते हैं, जैसे कि मान लो बोलते चाशनी, चाशनी तो क्या है, लिपिड है, और उसके अंदर जो गुलाब जामुन तैर रहे हैं वो क्या है, प्रोटीन है, चैनल वाले प्रोटीन है। या जैसे समुद्र जो सी देखते हैं आप, सी में आइसबर्ग होते हैं, टाइटैनिक टकराया था जिससे, बर्फ के जो पहाड़ होते हैं बड़े बड़े अंदर की तरफ होते हैं, जितना बाहर दिखता नहीं उतना अंदर होता है वो। तो एक इतना बड़ा समुद्र है, यानी कि इतना बड़ा लिपिड है इसके अंदर, खूब सारा पाया जा रहा है, मेन कंपोनेंट वही है। लेकिन इसके बीच में जहां जहां कहीं पे भी आइसबर्ग है, उसकी तुलना किससे करी गई है, प्रोटीन से करी गई है। तो ये जो सिंगर एंड निकोलसन का ये मॉडल है, इसको बोलता है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलता है, फ्लूइड, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी आती है वो तो लिपिड की अणुओं की वजह से आती है, और इस लिपिड की बाइलेयर की फ्लूइडिटी के अंदर ये प्रोटीन है, मोज़ेक पैटर्न के रूप में अरेंजमेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कहां गए, तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा
कभी भी कोशिका द्रव की साइड की तरफ नहीं पाए जाएंगे, जबकि ये कोशिका द्रव की बाहर, मतलब एक्सोप्लाज्मिक साइड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक साइड तो कोशिका द्रव के अंदर होगी भाई, ऐसे है तो एक साइड तो कोशिका द्रव की तरफ है, एक क्या है कोशिका द्रव के बाहर की तरफ है, एक्सटर्नल साइड की तरफ। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होंगे, उस एक्सोप्लाज्मिक साइड की तरफ या तो लिपिड अणु से जुड़े हुए रहेंगे और या किससे जुड़े हुए रहेंगे, प्रोटीन से जुड़े रहेंगे। ये बाहर की तरफ ऐसे विद्यमान है, ठीक है। जो लिपिड के साथ जुड़े हुए हैं उनको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड, और जो प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं उनको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और यही कार्बोहाइड्रेट जो होता है कोशिका की आपस में जो बातचीत होती है दो कोशिकाओं की, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि सेल टू सेल इंटरेक्शन और सेल टू सेल कम्युनिकेशन अगर हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, इसके बाहर की तरफ विद्यमान कार्बोहाइड्रेट अणुओं की वजह से। समझ में आई बात? तो इसको कल अपन इस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे। याद रखना कि अपन सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल पढ़ रहे थे सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। इसको वापस बना के और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है।